बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कभी ये भी कह दो बेटों को संस्कार दो। कोई लड़की कह रही है, हैशटैग चला रही है कि आई एम प्राउड रंडी। हाँ या ये बहुत बच्चे ट्रोलिंग उसको फॉलो कर रहे हैं उसे। हाँ मैं कहती हूँ खुला उसको आओ ना, मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। कभी लड़की तैयार ना हो, उसके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, मिर्ची डाली जाए, लकड़ी डाली जाए। जो कस्टमर आया उसके बस की सेक्स करना नहीं है, वो पैर का अंगूठा डाले उसके उसमें। उसके लिए कितना पैसा मिलेगा उसको? उसको नहीं, वो तो मालकिन को मिलेगा, मालकिन 200 को से मिलेगा। 250 रुपये। उसको रोटी कपड़ा बस। मुझे सब कहते हैं कि तुम नास्तिक हो, मैं हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे घर में दिया भी नहीं जलता कभी। ओ मैम ठीक से मुझे याद ही नहीं रहता। अच्छा। मात्र 15 साल की बच्ची थी। 15 साल की बच्ची थी। उसको ले गया वो बहका के कि शादी करेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट ले ले और वो ले ले अपना ये आधार कार्ड। बिल्कुल ऐसे आंख बंद कर रखी है, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ एक कहावत है कि कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेते बिल्कुल कि मुझे अब हाँ, नहीं खाएगी, अब नहीं खाएगी अब मुझे दिख नहीं रही। हाँ। और ऐसे सरकार आंख बंद करके रखती है। मैम क्या लगता है आपको इस इंडस्ट्री में गलत तरीके से इसको ग्लैमरस किया गया है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गई? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को तो आप ना दोष दें, OTT ने किया सब, ओटीटी ने किया जो बढ़ावा दिया है। आप फिल्म में एक गाली भी दे दीजिए तो बीप हो जाएगी, हाँ, या कट बिल्कुल, लग जाएगा बिल्कुल। सेंसर बोर्ड का। हाँ। OTT पे तो सेंसर बोर्ड ही नहीं है। खुलेआम देखो कौन सी गाली नहीं है, कौन से सेक्स के तरीके नहीं है, सारे हैं। है ना। लड़की बिना कपड़ों के दिखा रहे हैं, आप लड़का बिना कपड़ों के दिखा रहे हैं, एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं। आपको वितृष्णा नहीं होती इन सब चीज़ों से, घृणा नहीं होती अपने आप से आप भी। और उन्होंने सुबह सुबह 8 बजे उस लड़की को पकड़ा और गाड़ी में खींचा। माँ ने विरोध किया तो माँ के यहाँ हंसिया मारा, माँ स्पॉट मर गई, ऑन द स्पॉट मर गई। ऐसे झूठ बनाए कि छोटी लड़की के साथ सेक्स करने से एड्स नहीं होगा। सुना है कभी? मुंबई जयपुर हाईवे पे हुआ है। नग्न उतरती है लड़की, शर्म आती है मुझे, और उनके साथ वो सो कॉल्ड विधायक जी और मंत्री जी उतरते हैं और सरेआम सेक्स करते हैं। क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको सेक्स करना जरूरी था? पूरा टाइम मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पे भी उनको सेक्स करना पड़ता है। कहते हैं इस समय कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्लेजर होता है। ये ग्लोबल सिग्नल है। हाँ। आप इसको अंगूठा ऐसे रखिए, इसको ऐसे करके बताइए तो सामने वाला समझ जाएगा आप खतरे में। और ये ग्लोबल है, हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड है इस समय। ठीक। इसको आप फॉलो करिए सब। आज स्वागत है आपका टॉक विद सुनील पारी की शो के अंदर। दोस्तों आज हम एक ऐसे सच के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर हमारे शहरों की चमकदार सड़कों से दूर कहीं अंधेरी गलियों में दबा हुआ है। आज हमारे साथ में है अतुल शर्मा मैम, जिन्होंने ऐसी हजारों लड़कियों को बचाया है इस तरीके से और वहां से निकालकर एक समाज में कहीं न कहीं पे पहुंचाया है। तो मैम हमारे साथ में है। वेलकम मैम इस आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम शुरू करेंगे कि 2022 में एक ऐतिहासिक फैसला आया था जी। सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेक्स वर्क अपराध नहीं है। अगर कोई भी महिला या पुरुष अपनी मर्जी से सेक्स वर्क कर रहा है तो वो अपराध नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। पुलिस उत्पीड़न नहीं कर सकती है सेक्स वर्कों को बिना किसी वजह के या परेशान करके। छापे के समय गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर पुलिस रेड करती है तो कोई भी वयस्क महिला अपनी इच्छा से सेक्स वर्क कर रही है तो हाँ, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बच्चों को जबरदस्ती नहीं छीना जा सकता है। यदि कोई सेक्स वर्क माँ है और सिर्फ इस वजह से सेक्स वर्क करती है कि उसका बच्चा उसे छीना नहीं जा सकता है। हाँ। मेडिकल और कानूनी मदद का वो अधिकार होगा अस्पताल में और पुलिस में और कानूनी सहायता से में, और समाज उन्हें सम्मान देगा। बिल्कुल जी। मैम ये फैसला कहाँ तक सही है? देखिए इस फैसले के लिए तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। हम ही नहीं, हमारे जैसे और 8-10 लोग हिंदुस्तान भर में काम करते हैं रिटायर्ड एरिया में, सभी कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतना दिल से ये फैसला लिया गया है। तो लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसका पालन कहीं नहीं हुआ। ओह। क्योंकि जैसे रिसेंट में मैं उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि मेरे यहाँ 2018 में एक अब मैं क्या कहूँ उसके लिए तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन किसी ने हाई कोर्ट की शरण ली और माननीय हाई कोर्ट ने उसमें एक डिसीजन दिया कि इनको इनके कमरों से बेदखल कर दिया जाए और सील कर दिया जाए। राइट। सील हो गए वो, ये बिना ये सोचे समझे कि जिनको कुछ नहीं आता अपने देह के अलावा, और वो रोटी खाने का उनका वही एक साधन है, तो वो क्या करेंगी? सही बात है। बिना ये सोचे कि समाज में केओस फैलेगी। अब उन्होंने क्या प्ली दी, जो जिन सज्जन ने ये दावा किया वहाँ, मगर उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद हमने घरों से एक लड़की निकाली। मतलब वो घरों में जाके बस गई। बिल्कुल। कहीं किराए पे लिया, कहीं अपना था, उसमें वो रह रही हैं। आसपास के लोगों को नहीं मालूम ये कौन महिलाएं हैं।
भाई हर कोई तो कमरों पे जाता नहीं है, जो जाते हैं वो पहचानते होंगे, जो नहीं जाते उनको नहीं मालूम है। पॉश कॉलोनीज में वो रह गई। तो एक लड़की को हमने ऐसे वक्त में और आपके शहर से निकाला। फिर तो ये मेरा कहना ये है कि अगर उस पर जरा सा भी अमल किया गया होता तो ये सोचा जाता कि चलिए वो तो पुरानी बात होगी, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। अब आदेश होने के बाद भी मेरे यहाँ एक रेड हुई, क्योंकि वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से उनको राहत मिली और कहा गया कि भाई इनके परमिसेस को इस हिदायत के साथ खोला जाए कि भविष्य में ये इस तरह का काम नहीं करेंगी। सही बात है ना। तो कुछ कमरे खुले, और कमरे खुले तो वो रहने लगी वहाँ पे। ऐसे में भी कोई, अब कैसे, मैं एक NGOs का सचिव भी कहना चाहती हूँ, लेकिन क्या कहूँ कि लोग आते हैं और उसके बाद एक रेड कराते हैं और 18-20 लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह, ये रिसेंट की बात है, भेड़ बकरी की तरह से उनको ठूंस के माननीय कोर्ट में पेश कर दिया। अभी देखिए सब लड़कियां बालिग हैं, चलो क्या सब हम तो मर्जी से, एक लड़की का अगर पुनर्वास हुआ हो तो मैं दावा करती हूँ सब वापस आ गई फिर वहीं, और एक आध को उसमें से जेल भेज दिया जो मालकिन थी। हाँ। अब देखिए मैं क्या कहूँ, उनके पुनर्वास की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी की, पहले भी की, 2010 में भी की। हाँ। 24 ट्रेड तय किए गए कि इनको इन ट्रेड में इनको ट्रेनिंग ITI दे और डूडा सूडा दे, ये सब इनको ट्रेनिंग्स दें। फिर जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो इनको मिनिमम रेट्स पे ब्याज वो दे, लोन दे, और ये काम करे। उसका भी कोई पालन नहीं हुआ। ऐसे पालन हुआ कि हम भी बड़े खुश थे उस ऑर्डर को पाके कि भाई कुछ नया होगा, कुछ नया तो होने वाला। हमसे मांगा गया कि भाई आप कुछ महिलाओं के नाम दो जिनको ट्रेनिंग दी जा सके। हमने 70 महिलाओं के नाम दे दिए, और जब 2-3 महीने बीत गए तो हमने कहा भाई पूछ तो लें ट्रेनिंग कब होगी ऐसी। हमने पूछा कि भाई कब ट्रेनिंग होगी, बोले वो तो हो गई। अच्छा। हमने कहा कब हुई, बोले आपको पता नहीं लगा। मैं आनंद फानंद में मैं वहाँ गई और मैंने उनसे पूछा भाई कब हुई ट्रेनिंग, आ गए थे क्या ट्रेनिंग में? दी आपसे पूछे बिना तुम कहीं जाते नहीं, तो हम कहा ट्रेनिंग में चले जाएंगे, कौन हमको बुला रहा है ट्रेनिंग में, भाई हमें तो किसी ने नहीं बुलाया। तो ऐसी मैं समझती हूँ, मेरा तो एक शहर था और वो पूरे स्टेट से मांगा गया था, हर स्टेट की थी वो बात, तो हर स्टेट से भी ऐसे ही चले गए होंगे, क्योंकि अभी तक तो कहीं पुनर्वास की बात आई नहीं सामने। तो माननीय कोर्ट के फैसले होते हैं, उन पर अमल करने वाले निचले लोग होते हैं, वो कितना अमल कर रहे हैं। पुलिस आज भी उत्पीड़न करती है, ओके, मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटानी है, अच्छा, पैसा भी लेना है, मारपीट भी करनी है, क्योंकि वो कमज़ोर कड़ी हैं समाज का कि जिनको आप जैसे चाहे यूज़ करें, कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश करें। वो सबसे कमज़ोर हैं, आप उन्हें मार सकते हैं, पीट सकते हैं। कौन है उनका रखवाला? कौन उनको जाके कहेगा कि आप क्यों मार रहे हैं इसे? जिसमें छोटी सी बात बताऊं, एक सज्जन आते हैं और उन्होंने ऐसे पी कैप पहनी हुई थी, हाँ, और मैं ऐसी लड़कियों के साथ बैठी हुई थी, कोशिश करती हैं वो कि उस समय किसी कस्टमर को अटेंड ना करते। मैं भी ज़्यादा देर रुकती नहीं हूँ कि उनका टाइम खोटा होता है। सही बात है। तो ऐसे लड़कियां बैठी थी, तो एक लड़की के बाल थोड़े से ऐसे गिरे हुए थे, एक आदमी आता लंबा चौड़ा सा और उसके बाल ऐसे किए, वो लड़की ऐसे हो गई, उसने फिर किया उसको ऐसे, जो 2-3 बार उसने किया। मैंने कहा क्या है भाई, लड़की मना कर रही है ना का मतलब नहीं समझते हो, अलग हटो। तो उसने कैप उतारी, कैप उतार के बोला मैडम आप मुझे पहचान नहीं रही। मैंने कहा क्यों, DM लगाया शहर का, SSP लगाया, कौन है तू? तो बोला जी मैं दीवानची हूँ थाने से। मैंने कहा जूते इतने मारूंगी यहाँ से कि थाने तक मारते हुए लेके जाऊंगी। वो भागा फिर वहाँ से। मतलब जब रखवाला जो है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ मेरे सामने पुलिस वाले थे और एक पुलिस वाला था, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से पूरे दिल से दिमाग से वो फैसला दिया, मगर क्या आज भी किसी सेक्स वर्कर को इज्जत दी जा रही है? नहीं, कोई उनको देखना भी नहीं चाहता, कोई उनकी तरफ, हाँ देखिए उसमें कोई उनको छुआछूत नहीं है कि वो मर्द जाएं वहाँ, वो थोड़ी आपके मर्दों को बुला के ला रही हैं, वो कैसे सेक्स वर्कर कहलाई? उन्होंने, आपने वर्कर माना ना, अगर ITPA एक्ट बना और ITPA एक्ट में ये कहा गया यौन कर्मी, सेक्स वर्कर, यस, तो ऐसे ही आप हर किसी को वर्कर कह रहे हैं। हाँ, आप मांग रहे हैं, उनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होता है, उनको कन्या विद्याधन और दूसरी तरह की और फैसिलिटीज़ मिलती हैं, शादी के टाइम पे, बेटी की शादी के टाइम पे उनको पैसा मिलता है, तो इनको क्यों नहीं? तब कहाँ सारे लोग चले जाते हैं और कहाँ सारी जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं वो कहाँ चली जाती हैं? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सरकारों के तो एजेंडा में ही नहीं है ये। जो हमारी सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो हर चीज़ पे पावरफुल तरीके से कर सकती हैं, उनके तो कहीं एजेंडे में ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं देखना चाहते कि ये है कौन। तो मैं सरकार का एक नारा जो मैं काफ़ी दिनों तक सुनता आ रहा हूँ, बचपन में था तभी सुनता है, आज भी सुनता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कभी ये भी कह दो बेटों को संस्कार दो। आप देख रहे हो मुझे लोग ट्रोल करते हैं,
मैं कहती हूँ गौर से देखना, यहाँ से जयपुर तक जाते हुए, कानपुर तक जाते हुए, सिर्फ ट्रक पे लिखा दिखेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चाहे वो छोटा गट्टू हो, जिसे छोटा हाथी भी कहते हैं हमारे यहाँ, बड़ा ट्रक हो, या 6 टायरा, 20 टायरा, 10 टायरा, सब पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा हुआ है। वो ही इतने सेंसिटिव हैं और कोई नहीं है। और जिस ट्रक पे लिखा है, बॉर्डर पे ट्रक में लड़कियां सप्लाई हो जाती हैं, बीएसएफ से पूछ के देखिए आप, बॉर्डर से नेपाल से इधर आ जाती हैं लड़कियां, तो कहाँ कोई इनका रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। और कहाँ सप्लाई होती फिर ये? अलग अलग एरियाज में, इतने सारे रेड लाइट एरियाज हैं, कहीं भी आज नेपालियों से भरा पड़ा पूरा, तमाम जितने भी हैं, चाहे वो मेरठ हो, दिल्ली हो, ये कमाटीपुरा हो, या फिर कलकत्ता सोनागाछी हो, हर जगह नेपाली लड़कियों का वर्चस्व है। तो जो पेरेंट्स, जो माँ बाप है, वो नेपाल से इनको भेजते क्यों है? वो कहाँ भेजते हैं? ये तो काम के नाम पे, देखिए गरीबी हर जगह अभिशाप है। हाँ। तो वो लड़कियां दूर दराज की कि जहाँ काम नहीं है, वो कहेंगी देखो मैं तो कितना अच्छा काम कर रही हूँ। अभी तो वो भी ट्रैफिकर बन जाती है ना। हाँ। जो महिलाएं पहले आ गई, जो ज़बरदस्ती का शिकार होकर आ गई, अब वो ट्रैफिकर बन गई, कहेंगी देखो मेरे पास तो पैसा, मैं तो गाँव में भी घर बनवा दिया और ज़मीन खरीद दी, मेरा भाई अच्छे से रह रहा, मेरे ये अच्छे से रह रहे, माँ बाप अच्छे से रह रहे, तुझे भी तो काम पर लगवा दूंगी मैं। हाँ। आ जाएगी फिर तो काम पर लग गई, पता ही नहीं था किस काम पर लगने के लिए आई हूँ मैं। एक लड़की को हम रेस्क्यू करते हैं, और वो उसने कैसे, देखिए 5 साल उसको हो गए, 5 साल, और नौकरी के नाम पर उसको लाया गया। बहुत गरीब घर की लड़की थी। हाँ। 5 साल में उस लड़की ने यहाँ रहने के बाद भी, जबकि उसको एक बच्चा भी हो गया, क्योंकि बच्चा हो जाने देती है पहली बार, बिल्कुल, जिससे हो जाए ना, तो वो लड़की ने हद से ये कोशिश की कि मैं अपने घर वालों को कैसे भी खबर पहुँचाऊँ। हाँ। किसी उसने कस्टमर को विश्वास में लिया और उससे कहा मैं कुछ नहीं मांगती, एक दिन तुम आओ, फ्री मैं तुम्हें सर्विस दूंगी, मुझे केवल तुम मोबाइल दे देना एक दिन, मैं अपने भाई को फ़ोन करूंगी। मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते हैं, बिल्कुल। वो किसी तरह छिपा के लाया, दूसरा एक उन्होंने बाहर रख दिया, छिपा के लाया, उसकी बात करा दी। लड़की ने सटीक दिया, नीचे ये वाली दुकान है, ये है, ऐसे है, सब बताया। भाई उसका हमसे संपर्क किया, किसी तरह आया, मेरठ आया, मेरठ आके इधर उधर घुमा, तो किसी ने नंबर दिया कि तुम इनसे संपर्क कर लो। वो हमारे पास आया, तो हमने कहा बेटा कहाँ पे रुके हो, पहले ये बताओ, हमारे घर रुक जाओ। बोले नहीं मैं तो रुका नहीं हूँ, मैं तो 1 महीना हो गया, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी करता हूँ, फिर वहीं किसी दुकान पे पढ़ के सो जाता हूँ बाहर, क्योंकि मुझे अपनी बहन को देखना, मैं वो जगह नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है चलो निकलवाते हैं, जब तुम सटीक जानकारी दे ही रहे हो। हम लोग गए। यहाँ मैं ये बता दूं कि मीडिया मेरा हमेशा साथ देता, मैं पुलिस को नहीं बुलाती हूँ। अच्छा, मीडिया का बहुत सपोर्ट रहता है? बहुत, इतना ज़्यादा कि मैं थैंकफुल हूँ, उन्हीं की बदौलत जिंदा हूँ, मैं मान के चलती हूँ। तो मैं कभी बुलाती नहीं हूँ उन्हें। अगर मेरा जाना दिख जाए कि दीदी कहीं जा रही हैं, या तो ये समझ लो कि मायका भी वहीं, ससुराल भी वहीं, तो सभी कोई दीदी भाभी कहने वाले लोग हैं सब, तो इसलिए भी मुझे उसका बेनिफिट मिला। तो तुरंत कहेंगे दीदी कहीं जा रही हो, कोई लड़की है, तो मुझे उसका वो मिलता है सपोर्ट। मैंने कहा कि भाई तुम आ जाना थोड़े बाद में, फिर हम जा रहे हैं। उसके भाई को बुला लिया, और एक नेपाली एनजीओ के साथ हमारा थोड़ा टाइप है, माइती करके, जिनको हम लड़कियां देते हैं, वो वहाँ उनका पुनर्वास की सारी प्रक्रिया करते हैं। ओके। हाँ, तो वो भी आई हुई थी, जो उसकी हेड है। मैं जेंट्स को प्रेफर नहीं करती हूँ किसी भी रेस्क्यू में नहीं, रेस्क्यू में भी नहीं, काम में भी नहीं, नीचे रहो, जो काम नीचे का उसका करो। तो हम ऊपर चले गए, लड़कियों से पूछें भाई ये नाम, फ़ोटो लाया भाई, एक वो फ़ोटो स्टेट हाई स्कूल की मार्कशीट में लगी हुई, नहीं दिख रहा है, कोई लड़की का चेहरा नहीं मिल रहा है। वो चिल्लाए जा रही है मालकिन, दीदी कहाँ मेरे यहाँ, मेरे कहाँ, मेरे कहाँ, मेरे कहती रहती हो। अरे मुझे देख तो लेने दे, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मिलेगी ठीक है, चली जाऊँगी मैं। फिर मैंने उनको, दीदी को, जो माइती की हेड थी, मैंने उन्हें कहा दीदी एक बार इसके पीछे जाके आप और इसके नाम से नेपाली में बोलो, और ये कहो कि मैं तुझे लेने आई हूँ। सब लड़कियों के पीछे बोलो। बोली उससे क्या होगा? मैंने कहा आप देखो, मैं रिएक्शन देखूंगी इनका। 7-8 लड़कियां थी, तो एक लड़की पीछे, उसने तुरंत ऐसे चौंकी, वो हल्की सी। मैंने कहा बस अब मुझे नहीं चाहिए। मैंने जाके उस लड़की को ऐसे किया, अपने गले से लगाया, वो नीचे बैठ गई, मैं भी उसके साथ नीचे बैठ गई। उसने कहा मेरा बच्चा इनके कब्जे में। मैंने कहा बच्चा, मैंने झूठ बोला, मैंने कहा बच्चा नीचे पुलिस स्टेशन में, सामने पुलिस ऑफिस है। तो मैंने कहा वहाँ पे है बच्चा। ठीक है। अब जो बवाल हमारे साथ होता वो तो होता ही है। हम लड़की को लेकर निकाल के चले आए। नीचे लाके लड़की ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, जैसे ही देखा बच्चा नहीं है पुलिस स्टेशन में, मैं वापस जाऊंगी। बड़े चैलेंजेस होते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो मैं बच्चा भी देखती हूँ। फिर से वापस गई, मुझे मना करते रहे सब मेरे वॉलंटियर कि वहाँ जाओगी वो मार देंगे तुम्हें, इस बार मैं देखा जाएगा। मैंने कहा भाई बच्चा चाहिए मुझे अभी 5 मिनट में, और नहीं आया तो फिर तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारा। यार
देखो कमज़ोर जो आदमी थोड़ा चोर करता है, चोरी करता है, तो डरता तो है। डरता है। हाँ, तो उसने कहा दीदी 5 मिनट में तो नहीं आ पाएगा, 2 घंटे लगेंगे। कहा जाओ दिए 2 घंटे, 2 घंटे उसके बाद मेरे खैर 2 से पहले ही वो बच्चे को लाए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, लड़की पहले तो डर गई, कह रही मैं भाई के सामने कैसे कहूँगी कि मेरा बच्चा भी है। ऊपर से उसने मेरी एक वॉलंटियर का दुपट्टा लेके वो बांधा सिर में। मैंने कहा ये क्यों बांध रही है? बोली बाल कटे हुए हैं। भाई को क्या कहूँगी कि बाल भी कटे हुए हैं? अरे मैंने कहा बेटा तेरी तो इज्जत ही कट गई, क्या करेगी तू? सही बात है। बच्चा किसका है तुझे नहीं मालूम, क्या हो रहा है किसका कुछ नहीं मालूम, भाई को सब पता है, आप कुछ मत छिपा। और आप सोचिए कि कितनी दर्दनाक स्थिति रही होगी कि जब उस बच्ची ने उस बच्चे को लिया तो वो बच्चा माँ का मुंह चूमता जाता है और ये कह रहा है अब मत छोड़ना मुझे मामा के पास। बहुत मारता है मामा, सारे बच्चों को मारता है, यानी और भी बच्चे वहाँ रह रहे हैं, ओ सारे बच्चों को मारता है। जब हम खाना मांगते तब भी मारता है। और मैं बहुत रोता था जब मुझे तेरी याद आती थी ना, तो फिर मुझे बहुत मारता था। तो मैं अपना कमीज़ मुँह में ठूंसता था जिससे मेरी आवाज़ ना आए। क्या इमेजिन करेंगे आप। आजकल मैं एक देख रही हूँ, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, हैरत है मुझे कि एक कोई लड़की कह रही है, हैशटैग चला रही है कि आई एम प्राउड रंडी। हाँ, या ये बहुत बच्चे ट्रोलिंग उसको फॉलो कर रहे हैं उसे। हाँ, मैं कहती हूँ खुला उसको, आओ ना मैं दिखाती हूँ रंडी होना क्या होता है। कि जब एक लड़की तैयार ना हो, उसके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, मिर्ची डाली जाए, लकड़ी डाली जाए, जो कस्टमर आया उसके बस की सेक्स करना नहीं है, वो पैर का अंगूठा डाले उसके उसमें, वो कुछ ऐसी चीज़, वो उसकी अल्टीमेट, उसकी चीखों में उसका अल्टीमेट प्लेजर हो, ये होता है रंडी ऐसे होना। लोग किस टाइप के मेंटेलिटी के होते हैं जो जो उनके साथ सेक्स करने जा रहे हैं? क्या वो है वो उनके एजुकेटेड होते हैं या नॉन एजुकेटेड होते हैं? कोई एजुकेटेड नहीं है, वो सब ऐसे। देखिए पुलिस वालों की तो मैं बात नहीं कर रही वो तो मुफ्त में सब काम करने वाले, लेकिन जो आते हैं वो हैंड टू माउथ लोग हैं, क्योंकि अब वहाँ कोई बड़ा लोग नहीं जाता, उनके लिए ओटीटी है। हाँ, उनके लिए ओटीटी है, एस्कॉर्ट सर्विसेज एस्कॉर्ट सर्विसेज है है। ना, उनको ज़रूरत नहीं है। कॉल गर्ल्स हैं, स्पाई हैं, आपके ये हैं स्पा सेंटर्स हैं, मसाज पार्लर्स हैं, उनको क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? वहाँ की गंदगी बदहाली में आदमी 5 मिनट नहीं रुक सकता, बैठ नहीं सकता। लेकिन वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जिन्हें कमज़ोर पे ताकत की जरूरत। जैसे आप जा रहे हैं चौराहे पे, भीड़ हो रही है, एक गाड़ी वाला एक रिक्शे वाला है, पुलिस वाला आएगा, गाड़ी वाला इसके साहब आप निकाल लो, रिक्शे वाले में 2 डंडे मारेगा, वो अपना फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालेगा, बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल वो निकालता है। सैडिस्ट हैं, वो जो जा रहे हैं, वो कमज़ोर हैं, ताकत की आजमाइश करने जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम भी ताकतवर हैं। कोई हमें बाहर पुलिस वाला पीट ले तो पीट ले, यहाँ तो हम भी पीट सकते हैं तुम्हें। तो उनकी जो चीखें हैं ना, जो अगर कोई लड़की आवाज़ ना करे तो उसको बाहर निकाल देंगे, दूसरी लाओ, ठंडी है लड़की। तो उसके लिए भी उसको चीखना चिल्लाना पड़ेगा उसके लिए भी उसको। और उसके लिए कितना पैसा मिलेगा उसको? उसको नहीं, वो तो मालकिन को मिलेगा, मालकिन 200 को से मिलेगा। 250 रुपये। उसको रोटी कपड़ा बस, शेल्टर और कुछ नहीं। मैम कई बार रेस्क्यू करने में आपको भी कई बार थ्रेड हुआ होगा आपको? थ्रेड नहीं, मैं तो जान से मार दिया था मुझे तो। मेरे तो हाथ भी देखिए, ये हाथ में पूरा आ गया। अच्छा। देखेंगे ये पैर शिकंजा है ऐसे, पैर में पूरे घुटने में एक शिकंजा है, अच्छा। रॉड है पैर में। मतलब बहुत, मैं तो मेरे ऊपर दूध का टैंकर चढ़ा दिया था गाड़ी पे, और जो मेरे साथी थे वो तो बहुत ही डैमेज हुए। मैं तो आज भी उनकी फैमिली के प्रति बहुत मतलब गिल्ट फील करती हूँ। तो मैम फिर भी आपने ये मिशन छोड़ा नहीं आपने? नहीं, ये 2010 दिसंबर की बात है, 31 दिसंबर की, लेकिन मैंने फिर भी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। और पता नहीं कौन सी ताकत है जो दे रही है साथ, मुझे नहीं समझ में आया। हर चीज़ करती हूँ पर पता नहीं, डर कोई नहीं नहीं कहीं ना कहीं पे आप कोई इंटरनल पावर है जो आपको इस सपोर्ट करती है। सपोर्ट करती वो भगवान की एक पावर है, हाँ। जो आपको एक करने के लिए नहीं, बोलती यहाँ है। मैं सुनील जी आपको ये बता हाँ, दूँ मैम। कि मुझे सब कहते हैं कि तुम नास्तिक हो, मैं हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे घर में दिया भी नहीं जलता कभी। ओ मैम, ठीक से मुझे याद ही नहीं रहता। अच्छा। कोई व्रत हुआ, कुछ हुआ, किसी तीज त्योहार हुआ, मुझे मेरे जो देवरानी जेठानियाँ हैं वो भी नहीं कहती कि तू कर ले, कहेंगे ले हमने कर दिया, अब तुझे इसमें कुछ करना हो तो आगे जला दे, नहीं तो चल तेरा तो और बहुत है काम। अरे मुझे अजीब है, मैं कभी कभी सॉरी भी कहती हूँ। नहीं मैम, लेकिन सही स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैम यही है जो आप कर रहे हो। मतलब स्पिरिचुअल का मतलब जो बोलते हैं वो मेन तो यही है। यदि हम भगवान क्या है, वो कहीं ना कहीं पे। हाँ, बस मैं तो यही कहती हूँ कि तुम कहीं हो, अगर कोई भी शक्ति है तो इन बेटियों को बचा दो बस। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ने से क्या बेटी बच रही है?
नहीं बच रही है मैम। बेटी पढ़ने के बाद भी अभी ये आप लोगों को मैं थैंक्स करती हूँ पॉडकास्टर्स को कि आप लोगों के ज़रिए मैं 7 लड़कियाँ भी बचा पाई हूँ। ओह। एक लड़की को सोनागाछी से निकाल पाई हूँ कि जिसने मुझे संपर्क किया, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मुझे निकाल दो। मैम बहुत सारे मैं जब पॉडकास्ट देखता हूँ तो उसमें बहुत सारे रिव्यू आते हैं इस तरीके से, जो लोग बहुत हेल्प चाह रहे हैं आज कहीं ना कहीं पे, लेकिन उनको वो हेल्प पहले नहीं मिल पा रही थी, बट आज इस पॉडकास्ट से लोगों को हेल्प मिल रही है और वो निकल पा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। मैम बहुत सारी फैमिलीज भी ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को कहीं ना कहीं पे उन्होंने खो दिया है, और वो आज कर रहे हैं, मुझसे भी कर रहे हैं संपर्क, बहुत संपर्क कर रहे हैं। अभी जैसे मुझे एक रिसेंट में एक माँ ने किया कि दीदी मैं हूँ तो आपके आसपास की, बताऊंगी नहीं कहाँ की हूँ, मेरी मदद कर दो। मैंने कहा क्या? कि मेरी बेटी बंगलौर पढ़ना चाहती है और लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट देख के हिल गई हूँ। मैंने कहा भाई पहले तो भरोसा करो, अगर वो जाना चाहती, अननेसेसरी जाने का मैं कोई मतलब नहीं समझती कि तो उसको बीटेक करना है तो बेंगलोर से ही करेगी, मेरठ से करे। मेरठ में कौन सा एजुकेशन हब है पूरा, इतने 10-10 यूनिवर्सिटी हैं, 20-20 यूनिवर्सिटी हैं, तो क्यों नहीं कर सकती है? और अच्छी एजुकेशन है, गाजियाबाद कर ले, दिल्ली कर ले, नोएडा कर ले, कहीं भी कर ले। सही है। तो उसने, मैं बोली मुझे रास्ता बताओ। मैंने कहा रास्ता ये है, तुम पॉडकास्ट देख रही हो, उसको नहीं दिखा रही हो, उसको दिखा दो। आज उसको खुला कहो कि ये आंटी हैं और ये हमारे बराबर के शहर की हैं, उनका देखो। और आप देखिए उनका इसमें परिवर्तन ये हुआ कि वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो रो भी रही थी और हंस भी, और ये कह रही थी, वीडियो कॉल की मुझे, और बेटी उनके पास बैठी थी और जो बेतहाशा रो रही थी, और ये कह रही थी कि आपने मुझे रास्ता दिखा दिया, मैं तो बाहर जाने कभी नहीं चाहूँगी, औरों को भी कहूँगी कभी नहीं, अपने शहर में पढ़ो, शाम को अपनी माँ के पास तो आके सोऊंगी, कहीं नहीं जाऊँगी। तो है ऐसा नहीं। और उस बच्ची ने जो सोनागाछी में किया, मात्र 15 साल की बच्ची थी, 15 साल की बच्ची थी, उसको ले गया वो बहका के कि शादी करेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट ले ले और वो ले ले अपना ये आधार कार्ड, उसके आधार पे मैंने उसका घर खोजा। उसने दिया, वो नहीं बता रही थी। मैंने कहा बेवकूफ़ है तू, तेरे तो सारी चीज़ लिख रही है इसमें, मुझे भेज रही है, इतनी सुंदर सी लड़की है। और मैं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, आरपीएफ के लोग थे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, उनकी मदद ली, मैं इनसे संपर्क रखती हूँ, उनसे मदद ली और उन्होंने सुरक्षित दिल्ली छोड़ा बच्ची को। मैम इस इंडस्ट्री में आज सबसे बड़ा रीज़न क्या है आज के हिसाब से? पॉवर्टी है, डिमांड है, या मैम सिस्टम फेलियर है? देखिए सिस्टम फेलियर तो सबसे मस्ट है, सबसे ज़्यादा सिस्टम फेलियर है, क्योंकि देखिए जो स्वेच्छा से कर रही है उनकी तो मैं बात नहीं कर रही, ठीक है ना, लेकिन मैं ट्रैफिक बच्चों की बात कर रही हूँ, ये सिस्टम का फेलियर है। बिल्कुल ऐसे आंख बंद कर रखी है, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ एक कहावत है कि कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेते हैं, बिल्कुल कि मुझे अब नहीं खाएगी, अब नहीं खाएगी मुझे, अब मुझे दिख नहीं रही। हाँ। और ऐसे सरकार आंख बंद करके रखती है, खा रही है बिल्ली तो। बच्चे तो हर रोज आप आंकड़े देते हैं कि इतने बच्चे पर डे गायब हो रहे हैं, हाँ। इतनी लड़कियां पर डे गायब हो रही हैं, आप आने का आंकड़ा नहीं देते। आने का नहीं है आपके पास? आने का आंकड़ा नहीं है, मैं देती हूँ आने का। मैंने एक प्रयोग किया, हाँ, छोटा सा, क्या? एक चाइल्ड सेफ्टी नेट हमने शुरू किया, ठीक है, और वो केवल हमने अपने यहाँ से जो 5 हमारे 6 जिले निकलते हैं, गाजियाबाद से लेकर और सहारनपुर तक हमने किया। आप समझिए कि हम 10 महीने में 10,000 बच्चे हमने आइडेंटिफाइड किए, जिनमें से 3,000 बच्चों को घर भेजा, जो स्टेशन पे भीख मांग रहे थे, जो बदहाल थे, रन अवे भी थे, जिसमें एब्डक्टेड भी होंगे, नेचुरल सी बात है कि उनको उठाया भी गया होगा, बिल्कुल बहुत बहुत बुरे हालात में बच्चे भेजे, और कुछ फ़नी मूवमेंट्स भी हुए, ऐसा नहीं कि सभी बहुत दुखद थे, तो ऐसे बच्चे निकले। तो क्यों सरकार की मंशा नहीं है कि हम इनको करें? या जैसे मैं किसी लड़की को करती हूँ, बहुत दिन हो गए एक लड़की गायब, मैं 2 घटनाएं आपको बताऊंगी कि सरकार की इंटेंशन कैसी है। लड़की गायब और लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे शहर में, हाँ। हम क्यों टांग अड़ाएं? कोई हमसे पूछेगा तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसे करते नहीं। खैर वो किसी तरह से हमारे पास आए, आके हमसे बोले जी हमारी लड़की गायब है, 9th में पढ़ रही है, 15 साल की है। मैं कहा कुछ डाउट है? बोले हाँ जी डाउट है। मैंने कहा डाउट पुलिस को बताया? बोले हाँ बताया, लड़का है हमारे पड़ोस का ही है, वो उसको बहका के ले गया। उनका फ़ोन है, बोले लड़के का है हमारे पास। तो मैंने कहा ठीक है दे दो। मैंने फ़ोन नंबर लिया और तुरंत ही पुलिस डिपार्टमेंट में ही अपने सोर्सेज से मैंने कहा भैया जरा इसकी लोकेशन निकालियो, पता कर इसका क्या है ये। आई बहन जी मुझे मरवाओगे? मैंने कहा ना कुछ ना मरना है, तू निकाल दे, ये मेरे ही जानने वाले का घर से भाग गया और आ नहीं रहा है, बच्चा है उनका। उसे निकाल के मुझे 5 मिनट में दे दी। मैंने कहा भाग जाओ यहीं से, और हमारे शहर से 300 किलोमीटर दूर लड़की। मैंने कहा अभी गाड़ी करो, पुलिस को कुछ नहीं बताना तुम्हें, आज नहीं बताना कुछ भी,
17 दिन हो गए तुम्हारे बच्चे गए हुए, सीधे जाओ और वहाँ पहुँच जाओ। बस वहाँ के एसपी को मैंने कहा सर, बोले यहाँ भी? मैंने कहा हाँ यहाँ भी, मुझे अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो आपको मैं फ़ोन करूँगी, तो कर लेना। ये नहीं मैंने बताया फिर भी क्या हुआ। वो गए, सेम बिल्कुल एक्यूरेट जगह उसने बताई कि ऐसे ऐसे डबल स्टोरी पे होगा, ये टावर एरिया आ रहा है। और उसने लड़की ली, लड़का नहीं था उस समय वहाँ। लड़की ने कहा दूध लेने गया हुआ है। उन्होंने इंतजार भी किया, वो शायद उसने देख लिया, नहीं आए, लड़की को लेकर चले आए। इन्होंने हमसे कहा जी इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा, उन्हें कहो कि साहब आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। उनके जी हमारे मुँह से एक बात निकल गई कि क्या, कि जी वो बरेली हैं हम। क्यों कहा भाई तुमने ऐसा? चलो कह दिया, कोई बात नहीं। अब उनसे कहो जी हम तो रामपुर आ गए, आप रामपुर आ जाओ, लड़की हमारे साथ है। उन्होंने कहा जी रामपुर आ जाओ, हमारे साथ है लड़की। लेकिन वो तो निकले ही बरेली से थे। जब तक वो सज्जन रामपुर पहुँचे, हमने दूसरा कट उनको देखे कि अमरोहा से निकलते हुए सीधे आ जाओ मेरठ। सीधे वो ऑफिस आ गए हमारे। हमने ऑफिस में मीडिया ट्रायल कराया लड़की का, अगर बताओ क्या क्या हुआ। सब बताया कि साहब ऐसे ऐसे मुझे ले गया बहका के कि शादी करूँगा, ये करूँगा, लेकिन मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। मैंने कहा था निकाह कर पहले, तू नाबालिग है। मैंने कहा कैसे हो सकता था? बोले हमारे यहाँ हो जाता है। चलो अच्छा, सब करके हमने मीडिया ने सब फोटो वोटो सब कर लिए। वो मेरे माँ बाप से कहा, मैंने कहा आप दे दो, बहुत फ़ोन कर रहा ना तुम्हें, दे दो कि जी वहाँ से आके चोपले मिल जाओ हमें, हम वहाँ दे रहे हैं लड़की। उन्होंने दे दी लड़की, क्योंकि लिखा पढ़ी भी होनी थी। तो अगले दिन उनका हमारा पूरा अखबार छपा, और अगले दिन इतनी सी एक खबर छपी जिसमें लिखा कि इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि वो शादी के उद्देश्य से कचहरी में घूमती फिरती हुई मिली। इतनी फजीयत हुई इनकी, सस्पेंड हुए, दूसरी चीज़ें हुई, कोई बात नहीं। मगर वो खबर छपती है हमारी कि संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल। लेकिन इनको कैसे बर्दाश्त हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बर्दाश्त हो जाइए। अगले पेज पे छपती है कि संकल्प के 5 साथियों पे मारपीट, गाली गलौज का मुकदमा दर्ज। हमने कहा हम अपने ऑफिस से उठे नहीं, मीडिया ने भी लिखा अपने ऑफिस से उठी नहीं, सुबह से हम उन्हें लगातार फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके मारपीट भी कर दी। मेरे 5 साथियों को मुकदमा लिखवाया अगले पेज पे। तो ये मैं ये कह रही हूँ कि ये है, इनकी मानसिकता ही नहीं। क्या है इसके पीछे कारण? स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सब स्टेक होल्डर्स हैं, सब इनके हितग्राही हैं, सबको कहीं ना कहीं उनके हित प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं पैसा है, कहीं मुफ्त में कुछ चीज़ों का आदान प्रदान है, तो इसलिए ये चल रहा है। मैम आज हम बात करते हैं, मैम क्या लगता है आपको इस इंडस्ट्री में गलत तरीके से इसको ग्लैमरस किया गया है? जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, ऐसे बहुत इस सिस्टम को। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को तो आप ना दोष दें, OTT ने किया सब, OTT ने किया जो बढ़ावा दिया है। और फिर मैं आ जाती हूँ कि सरकार का दोष है। आप फिल्म में एक गाली भी दे दीजिए तो बीप हो जाएगी, या कट लग जाएगा सेंसर बोर्ड का। OTT पे तो सेंसर बोर्ड ही नहीं, लागू ही नहीं है। बढ़िया, तो दिखाना चाहते हो आप कि देखो, और फिर बिगड़ो अपने बेडरूम में सब कुछ देखो, खुलेआम देखो, कौन सी गाली नहीं है, कौन से सेक्स के तरीके नहीं है, सारे है ना। लड़की बिना कपड़ों के दिखा रहे हैं, आप लड़का बिना कपड़ों के दिखा रहे हैं, एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं। आपको वितृष्णा नहीं होती इन सब चीज़ों से, घृणा नहीं होती अपने आप से? आप भी इंसान ही हैं, लेकिन कहाँ हैं आप इंसान जब आपके यहाँ हाईवे कांड होता है? आपने सुना है कभी? मुंबई जयपुर हाईवे पे हुआ है। नग्न उतरती है लड़की, शर्म आती है मुझे, और उनके साथ वो सो कॉल्ड विधायक जी और मंत्री जी उतरते हैं और सरेआम वहाँ सेक्स करते हैं। दूसरे और उनके विधायक जी हैं जो हाथ में इतनी सी बोतल लेकर रूसी लड़कियों के साथ कर रहे हैं, और वो उनके इंटरनल पार्ट्स पे शराब फेंक रही हैं। तो वो कहाँ बोलेंगे? उनको ये सब कहाँ बुरा लग रहा है? वो तो OTT में देख रहे हैं ये सब, उनको तो OTT पे सब कुछ दिख रहा है, उनके बेडरूम्स में दिख रहा है। राजनीति से बड़ी कोई वेश्या नहीं है, इनको कह रहे हैं ना लोग। मैं कहती हूँ राजनीति से बड़ी नहीं है कोई। राजनीति में आगे बढ़ने के रास्ते यही हैं। और फिर अब तो नई नई चीज़ें हैं कि माई बॉडी माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस, मैं चाहे जो करूँ। मैम स्पा सेंटर का, स्पा सेंटर का भी यही है कि आप देखिए, मैं स्पा सेंटर की बात है, स्पा सेंटर की बड़ी भारी भरकम फीस है, हाँ, है ना। मसाज पार्लर्स की बहुत भारी भरकम फीस है। अगर आप भारी भरकम फीस देने में सक्षम हैं तो फिर आप अपने घर में जकोजी लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे, है ना। सही बात। आप वहाँ भी स्पा कर सकते हैं अपना, हाँ, आप स्नान करें, स्नान करें, कुछ भी करें। उससे भी दी बेस्ट तरीका है प्राकृतिक चिकित्सा। हाँ, बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हैं जहाँ आपको बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। फिर भी आप वहाँ जा रहे हैं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। बिल्कुल है। ऐसी मसाज पार्लर्स का कि लड़कों का लड़की करेंगी, लड़कियों का लड़के करेंगे।
महिलाएं आएंगी तो उनका पुरुष करेंगे मसाज, और पुरुषों का महिलाएं करेंगी। और यही कारण है कि जब और इंटरनल उनको दिया जाता है सब सेवाएं, जो सेक्स सेवाएं हैं वो उनको मिल रही हैं। और अभी तो नया चलन है, मैं जिन्हें सेक्स स्लेव कह रही हूँ, बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के पॉडकास्ट की मेहरबानी है ये, मैं सब कह रही हूँ कि बिल्कुल स्पष्ट कि ये इतना बड़ा सच है जो आप लोगों के जरिए सामने आ रहा है कि मुझे एक बच्चा फ़ोन करता है, कोई लड़का, कि मैं आपसे मिलूँगा तो ज़रूर, जब भी कभी आप आएँ, मैं नहीं आ पाऊँगा लेकिन मैं आपको सूचनाएं दूंगा। उनका बताओ, बोले आज कल मैं ही दे रहा हूँ। ठीक है। उसने मुझे खैर कुछ अखबार की कटिंग और कुछ वीडियोस जो उसने बनाई होंगी वो भेजी। वो ये था कि एक होटल में रेड हुई, हाँ, किसी ने सूचना दी और होटल में 15-16 लड़के लड़कियां पकड़े गए। ठीक है। तो उनका देखिए वो कैसे थी, सेक्स स्लेव मैं क्यों कह रही हूँ। हाँ, वो लड़कियां वर्दी में थी, ठीक है, होटल की वर्दी। हाँ, होटल की वर्दी में, मतलब होटल ने उनको हायर किया हुआ था, कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई क्या है, वेटर है, कोई कुछ भी है, लेकिन एक्चुअली में वो सेक्स प्रोवाइड करा रही थी ओके, कस्टमर को, जिसकी डिमांड हो चलो भाई तुम चले जाओ, ये वो कर रही थी। और वो बंदा उसको बहुत दिन से फॉलो कर रहा था, ये उसकी शिकायत पे हुआ। तो ऐसा भी होता है बड़े बड़े होटल्स में? होटल्स में। और ये लड़कियां कहाँ से रहती है? देखिए गरीबी की मार है ना, बिल्कुल सही वो बात तो है। हायर कर ली हैं, एक बार फंस गई तो फंस गई। और कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा मिल रहा है तो लग्जरी जुटाने में भी उनको अच्छा लग रहा है, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहने, शूज़ पहने, ज्वेलरी खरीदें, अच्छा लग रहा है उनको, बढ़िया मोबाइल लें भारी से भारी 1.5-2 लाख का, तो उनको भी ठीक लग रहा है वो। लेकिन अब अभी तो ये सब कोई है नहीं, ना लड़कों को ना लड़कियों को, कि अपने परिवार की, माँ बाप की इज्जत कहाँ है। बेशक हम आज ये कह रहे हैं कि इसका क्या मायना है, इज्जत का मायना क्यों नहीं है। आज भी है कि आप अगर ऐसी किसी एक्टिविटी में पकड़े जाते कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे लोगों के सामने मुँह उठाएंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो वाकई में निज़ाम है, जिसकी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी जिम्मेदारी है, वो नहीं सुनते, वो आंख मूंद के बैठे। जो चला जाता है एक बार वो आंख मूंद लेता, वहाँ जाते इन सेक्स वर्कर्स फीमेल की लाइफ कैसी होती है, किस तरीके से वो लाइफ अपना स्पेंड करती है? क्योंकि एक टाइम के बाद तो इनकी उम्र हो जाती है, उसके बाद क्या जीवन उम्र होता तो है? उनकी समय से पहले हो जाती है, 25 से 30 के बाद तो उनका कोई रह ही नहीं जाता कुछ भी। तब फिर वो उनको कस्टमर कैसे मिलता है? नहीं मिलता। फिर वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करती है? वो कितनी बदहाल जीती हैं कि वो कस्टमर के 5-5 रुपये पे जीती रहें। हर कस्टमर के आगे भीख तीर मांगे, मुझे 5 रुपये दे दी। लड़की से मांगे तो अपने में से मुझे 5 रुपये देगी, दिन भर में उसके पास 50 रुपये हो जाए, या फिर वो ट्रैफिकर बन जाए, वो भी उनकी जैसी और लड़कियों को फंसा के लाने लगे अपने एरिया में से, दूसरी जगहों पे से, इस तरह लिया। ट्रैफिकर बनने का भी मैं देखिए तरीका बताती हूँ। जब हमारे यहाँ से रेड लाइट एरिया बंद हो गए, हाँ, उसके बाद एक 15 साल की लड़की गायब होती है। हाँ, संयोग से वो मतलब मेरे परिचित भी थे, मगर ना उन्होंने मुझसे कोई संपर्क किया ना मैंने उनसे। और ऐसे कोई 10-15 दिन हो गए, लगातार पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है, जातिगत बातें होने लगी, लड़की का नहीं पता लग रहा था। तो पता नहीं कैसे अचानक उसके एक मामा को याद आया कि भाई हम दी से बात कर लें। आया मेरे पास, ये आपको नहीं पता कि ये हो गया? मैंने कहा भाई ऐसी आके टांग अड़ाऊँ, तुमने मुझसे कहा है क्या? मुझे कहते तो मैं भाई ज़रूर पूछती, पर मैं ऐसे मामलों में नहीं आती कि आदमी ये सोचा हमारी मजाक उड़ाने आई है। सही बात है। तो बोला कुछ करो, करते, पहले तू बात कर पुलिस वालों से। उसने खैर क्या बात करी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फ़ोन आया, मैडम आपकी मदद चाहिए थोड़ी सी। मैंने कहा जाओ। आए एक, मैंने कहा मुझे CCTV फुटेज चाहिए। वो CCTV फुटेज लेके आए, मैंने इसको दे दी जो मेरी साथी साथ में। मैंने कहा मैं कुछ काम कर रही थी, मैंने कहा तू जरा सबको चेक कर। ये चेक कर रही थी तो इसने कहा मैम ये रही लड़की। तो क्या लड़की तो तूने देखी नहीं अभी, फिर तुझे कैसे पता? मैं कहा जरा से बुला इसके मामा को, उसका बराबर में हमारे ऑफिस है, उसको भाग के बुला के लाया। उसने कहा हाँ जी ये लड़की। तो अब देखिए क्या था, पुलिस की नेग्लिजेंसी देखिए कैसे हुई। 25 फुटेज थी वो, हाँ, उन्होंने 25 चेक की, लेकिन लड़की वालों को नहीं दिखाई। पहली गलती तो ये हो सकता है 25 में से कोई लड़की वालों को दिख जाती तो अपनी बेटी दिख जाती। बिल्कुल। हमें कैसे पता लगा? हमने देखी नहीं, वो इसने भी नहीं देखी वो लड़की, हमने कभी देखी नहीं।
तो क्या होता है कि एक उसमें 3 आ रही हैं, बीच में लड़की है, पीछे एक औरत है, आगे एक औरत है। उन दोनों को हम पहचानते हैं, वो सेक्स वर्कर हैं। पहली वाली अपना फ़ोन निकालती है, पर्स में से कुछ फ़ोन करती है, लड़की उठाती है। ये इत्तेफाक भी हो सकता था, लेकिन लड़की ने उठाया और 1 सेकंड में रख दिया। फिर वो औरत दूसरा फ़ोन मिलाती है तो पीछे वाली पे जाता है, वो उठाती है और उसके बाद वो अलग अलग गली से मुड़ जाती हैं। हमने 5-6 कैमरे जैसे देखे तो वो अलग अलग गली से मुड़ जाती और वो सारी गलियाँ मेन रोड पे आ जाती हैं। हमने कहा इसके बाद आप मेन रोड पे भी गए थे क्या? नहीं जी, वहाँ तो नहीं गए। वहाँ हमने देखे तो वो केवल 2 दुकानों में तो दिखी, उसके बाद नहीं दिखी। कई जगह सड़कें कट जाती हैं। सही बात है। हमने कहा कहीं नहीं जाना तुम्हें, कोई CCTV नहीं देखा, सीधे जाओ। हमने आपके शहर का नाम लिया कि सीधे वहाँ जाओ। पहले तो मैं बोले कैसे, मैंने कहा चलो मैं बात करती हूँ। मैंने आगे वाली का फ़ोन मिलाया, मैंने कहा कहाँ है? मैं दीदी गाँव में हूँ। मैंने कहा अरे मैंने तो तुझे अभी 8-10 दिन पहले यहीं देखा, और मैं कह वो नहीं कर रही क्या तेरी मामले में? एक में मुझे वो लगवानी थी, गवाही कह रही थी तो है एक आदमी हॉस्टाइल होने के लिए, तो हो जाएगा, चल तो छूट छाट जाएगी उस केस से। तो ना दीदी अब तो अगली तारीख पे आऊँगी। अरे मैंने कहा मुझे तो बता रहे थे वकील साहब की तू पीछे आई थी। पर ना वकील साहब को वहम हुआ होगा, मैं नहीं आई, ऐसे बोला। बस मैंने कहा तो साफ हो गया कि वो लेके गई है लड़की को, झूठ क्यों बोल रही मुझसे? मैंने कहा आप लोग आज ही एक टीम बनाओ, सीधे पहुँच जाओ जयपुर, सीधे लो लड़की को जाके। अब वो तीसरे दिन मेरे पास, लड़की तो आ गई, तीसरे दिन मेरे पास फ़ोन आता है, दीदी मुझसे ही बता देती हैं आप मेरा कितना पैसा खर्च करवाया आपने? लाखों रुपए तो उनके घुमाने फिराने में खर्च हुए, होटल कराने में खर्च हुए, है ना, फिर ले जाने लाने के खर्चे दिए। और बताओ फिर भी। मैंने कहा तो मुकदमा तो नहीं हुआ ना अपहरण का, इतने में बच गई तू, 5-7 लाख रुपए ही खर्च हुए तेरे। मैंने कहा पर तो मेरे हत्थे चढ़ जाती तो मैं ज़रूर करती। अब सोचिए, ये हैं उनके स्टेक होल्डर्स, ये उनके हितग्राही हैं। पैसा मिल गया, बात खत्म हो गई। पैसा मिल गया, बात खत्म हो गई, लड़की उनके घर चली गई, किस्सा खत्म हो गया। तो इनके पास संसाधन है, ये क्यों नहीं खोज सकते? अगर हमारे पास संसाधन नहीं है, कोई सरकारी तंत्र में हम शामिल नहीं है, फिर भी हम खोज सकते हैं। आप क्यों नहीं खोज सकते? क्योंकि मानसिकता नहीं है। अभी कल हमारे यहाँ घटना हुई है, एक बच्ची अपनी माँ के साथ सुबह गन्ना छीलने जाती है। हाँ। हो सकता है 2-4 दिन पहले कुछ ना कुछ हुआ हो, ये हुआ हो कि उसने दबंगों के खेत में गन्ना छीलने से मना कर दिया हो सकता है किसी को एंटरटेन करने से मना कर दिया हो। हाँ, हो सकता है। निचली जाति की बच्ची थी, दलित बच्ची थी, और उन्होंने सुबह 8 बजे उस लड़की को पकड़ा और गाड़ी में खींचा। माँ ने विरोध किया तो माँ के यहाँ हंसिया मारा, माँ स्पॉट मर गई, ऑन द स्पॉट मर गई। कोई सांस रही होगी तो हॉस्पिटल तक आते आते खत्म हो गई। और लड़की को ले गए, 24 से ज़्यादा घंटे बीत चुके हैं, लड़की का नहीं पता है। सब लामबंद है वहाँ, हज़ारों आदमी है, पुलिस है, मगर आप देखना इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि उसमें कुछ बड़े लोग शामिल हैं। नतीजा ये होगा कि 4-5 दिन बाद लड़की को पेश किया जाएगा। लड़की कहेगी अपनी मर्जी के साथ में गई थी, और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर गैर इरादतन कत्ल का लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, कि हमने तो डराने के लिए फरसा निकाला था, वो लग गया उसको। मैम बहुत सारे यंग जनरेशन, यंग लड़के है ना, यंग लड़कियाँ, यंगस्टर्स, जेनजीज जिनकी बात कर रहे हैं, वो रेड लाइट एरिया पे जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, बिल्कुल। कहाँ तक मैम ये सही है? क्योंकि भगवान न करे किसी की बच्ची वहाँ जाए, बस मैं तो इतना ही कहूँगी। समझना हो समझो, खूब जॉब करना, फिर ईश्वर से दुआ करो कि ऐसा किसी को ना देखना पड़े। वो नर्क, शायद जीते जी नर्क किसी ने ना देखा हो, मगर वो देखती हैं, हर दिन देखती है, एक दिन नहीं, बरसों बरस देखती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक लड़की मना कर रही है कि मुझे नहीं करना ये काम, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो मेरे घर, और उसके इंटरनल पार्ट्स में मिर्च डाली जाए, और वो इस कदर तड़पे, इस कदर चीखे कि सारा बाजार उसकी आवाज़ें सुने। एक लड़की के वो मना करे तो उसके मतलब बिल्कुल पूरी तरह से पागल होके और उसके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाल दिया जाए और वो मर जाए। उसका कोई केस भी नहीं, कुछ नहीं, कोई केस नहीं। कौन है? कौन? और दाह संस्कार के लिए सच कहूँ तो मुझे आज तक पता नहीं लगा इनके दाह संस्कार कब हुए, सिवा 2 महिलाओं को छोड़ के। कहाँ हुए ये भी नहीं पता ना, नहीं मुझे मालूम, कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं मालूम। 33 साल में नहीं मुझे पता लगा कि कौन मर गया, कौन जिंदा है, कहाँ गए। अच्छा, जैसे मैम हम वर्ग में 2 ऐसी सोसाइटी है जिनकी हम बात करते हैं। एक बात करते हैं ट्रांसजेंडर की,
जिनका भी कोई आज नहीं कोई आधार कार्ड है, बट गवर्नमेंट उनके लिए कर रही है। नहीं but नहीं, अभी सब कुछ है, अब सब कुछ है, अब सब कुछ हो गया। अब सब कुछ है। उनको थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया गया, हाँ, हाँ। उनका कॉलम बना दिया गया, नौकरी में भी, नो, जो सब जगह, सब पढ़ाई जगह। में भी, But- है ना। उन्हें आप मान रहे हैं, उनको सारे हकूक दे रहे हैं। वो आपने नहीं बनाए, वो भगवान से बन के आए थे, हाँ। आपने दे दिए। जिनको आपने बनाया उनके लिए सोचा कभी? उनके लिए कभी नहीं सोचा। कभी नहीं आज एक सेक्स वर्कर का कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, न उसका आधार कार्ड है, न उसका कुछ उसका। नहीं, उसका भी सच बताती हूँ। शुरू शुरू में हमने कहा भाई इनको, जब तक आधार कार्ड नहीं थे, हमने कहा और भी कुछ नहीं, वोटर कार्ड बनाते हैं इनका। हम वोटर कार्ड बनवाने के लिए गए, एज यूजुअल हमने तो उस फॉर्मेट में भर दिया कि भाई सेक्स वर्कर क्यों नहीं लिखेंगे हम, जब तुम मान्यता दे रहे हो, तुम आईटीपी एक्ट बना रहे हो, उस पर एक्ट में लिखा है कि यौनकर्मी सेक्स वर्कर, तो हम क्यों नहीं लिखेंगे? फेंक के मारा, ये क्या? हमने कहा भाई वो तो यही काम करती है, बोले इनका नहीं बनेगा कुछ भी। फिर उसके बाद नतीजा ये हुआ कि भाई हमने वो सब फर्जी बनाए, गृह ये सबको लिखा, गृहिणी, हाउसवाइफ लिख के सबके बनवाए, हमने तो किसी को नहीं छोड़ा। अभी तो उनके बच्चों के आधार वो हैं, जन्म प्रमाण पत्र, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, उनके आधार कार्ड है, उनके वोटर कार्ड है, उनके पैन कार्ड है, हर चीज़, राशन कार्ड है उनके, सब चीज़ें उनकी, लेकिन सबकी पहचान छिपा के। ये कहीं नहीं लिखा कि ये सेक्स वर्कर। हाँ, इतना करते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो ये लोग जब बहन जी करके ऊपर जाते हैं, बहन जी वोट देना, अभी हम तो दोनों तरफ बैनर लगवा देते हैं एग्जिट एंट्री पे कि लिख दो यहाँ कृपया वोट के लिए संपर्क ना करें। जब हम कोई चीज़ ही नहीं है, कोई तुम्हारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर वोट क्यों? जब हमारी ज़िंदगी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, हमारी कोई अच्छे बुरे के लिए नहीं पूछते, हमारी बेटियां कभी उनको पढ़ने का मौका दो। अगर मैं जितने बच्चे पढ़ा रही हूँ, हाँ। सबकी आइडेंटिटी छिपा के, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, स्कूल प्रबंधन जानता है कि बच्चे कौन है, मगर सख्त हिदायत है कि मैं कभी नहीं जाती, क्योंकि मैं पहचानी जाती हूँ। बिल्कुल। पर अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं बच्चे, कामयाब भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, माओं को भी निकाल रहे हैं, मगर उसमें कहीं सरकार का कोई हाथ नहीं है। एक वर्ड मैम जो बहुत पहले से यूज़ किया जाता था, कोठा, है ना, और मोस्टली जितने पुराने शहर में वहाँ पर सुनने में ही आता था कि या ये इस गली से मत जाओ, यहाँ पर कोठे होते हैं। हाँ। नाम चेंज हुआ, समय बदला, रेड लाइट का नाम से आने लग गया। हाँ। क्या फ़र्क मैम दोनों शब्दों कुछ भी में? नहीं। देखिए, पहला तो ये है कि ये जो बनाई गई जगह, पहले इनको दाल मंडी कहते थे, जो बनाई गई, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हर उस जगह है जहाँ पे बड़े कैंटेरियाज हैं। और आज ही के नहीं, ये रिसेंट के कैंटेरियाज नहीं, जो बरसों बरस मुगलों के टाइम में या उससे भी पहले, हाँ। जब छावनी हुआ करती थी, या मैं अपने शहर की बात कहूँ तो महाभारत कालीन भी, क्योंकि मेरे यहाँ छावनी है आज भी, सैनिक गाह है उनकी। तो उस समय सैनिकों को एंटरटेनमेंट के लिए, इनको वो सालों अपने परिवार से दूर रहते थे, तो उसके लिए ये बसाई गई कि ये महिलाएं इनका एंटरटेनमेंट करेंगी। वो चाहे गाना नाचना हो, सेक्सुअल हो, जैसा भी हो, वो उनकी मर्जी से था और सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता था, ये मान के कि भाई ठीक है ये ऐसी हैं, मगर समाज को एक दिशा दे रही है। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, अंग्रेज़ों का ज़माना आया। अंग्रेज़ों ने इसे दाल मंडी से हटा के इसको रेड लाइट किया। कैसे कि एंट्री एग्जिट पे लगाए इन्होंने 2 पोल, और पोल लाल शीशे करके, और शाम को लैंप पोस्ट जलता था लाल रंग का 8 बजे, और उधर लगता था दोनों तरफ। और देखिए, जब आप रेड लाइट पे जाते हैं तो कई चीज़ें आपके सामने होती हैं कि आप रेड लाइट पार करेंगे, सामाजिक हानि है, लोग कहेंगे बड़ा पागल आदमी है, बिल्कुल। आपकी शारीरिक हानि है कि आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है आपका, कानून की जद में आप आते हैं, है ना। वही सेम बात उनकी मंशा ये थी कि देखो ये रेड लाइट हो गई है, जिसे रुकना वो रुक जाओ, जिसे जाना है वो अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के जाएगा, कोई तुम्हारा कोई रखवाला नहीं है। लेकिन तो वो तो शहरों के बीच में होता था, फिर भी तभी शहर के बीच में ना एंट्री और एग्जिट पे ये लगाया जाता था पोल कि भी 8 बजे हो गई है, अब आप समझ लो कि रेड लाइट हो गई। अच्छा, अब 8 बज गई, रात को 8 बज गई है, अब जाना आना अब आपके लिए अब खतरा है, अब ये खतरा है, आप जाओ या मत जाओ। साथ ही एक नीचे उसी बोर्ड पे लिखा जाता था वहीं पे कि सैनिकों का प्रवेश निषेध है। फिर वहाँ सैनिकों का प्रवेश निषेध कर दिया गया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि लीक होने का डर हुआ कि भाई नशा करा देंगे जवानों को और कोई ऐसी बात ना हो जाए। अच्छा, तो सैनिकों का प्रवेश निषेध है, इस तरह के बोर्ड लगाए गए। लेकिन आज ना वो बोर्ड रहे, ना वो रेड लाइट रही है, अब तो बस ये लाल बत्ती क्षेत्र रह गए और उनकी बदहाली रह गई, और कुछ नहीं है। अब हर कोई उन्हें वस्तु की तरह यूज़ करता है,
जो चाहे पीटे, जो चाहे मारे, जो चाहे सेक्सुअली इस्तेमाल करे, जो चाहे ना करे, कुछ भी इंटरनल पार्ट्स में डाले, बस उनकी चीखें सुननी है, वो उनका अल्टीमेट प्लेजर है। मैम कितने साल तक की है ना वहाँ पर सेक्स वर्क में काम करती है, क्या एज होती है उनकी? देखिए, एक टाइम ऐसा था शुरुआत में कि वहाँ पे एक नथ उतराई की रस्म होती थी। हाँ। और तब तक वो एक रिंग रहती थी नाक में, जब तक वो लड़की धंधे में नहीं उतरी है। और वो 15-16 साल की उम्र होती थी, मतलब बालिग होने की उम्र मानी जाती थी, तब वो उसमें उतारी जाती थी। और ये बड़ा सटीक था कि कोई उसको मांग भी नहीं सकता था। अच्छा। ना कोई कस्टमर मांग सकता था, ना कोई कितना दबंग आदमी हो, पुलिस वाला हो, उसको नहीं मांग सकता था कि ये अभी, और उसके वर्जिन होने की वो निशानी होती थी। तब बड़े लोगों का भी आना जाना वहाँ होता था, चोरी छिपी से ही। तो फिर जिस दिन उनकी नथ उतराई होती तो बिल्कुल एकदम बड़ा रस्म होती थी, इसमें पूरा बाजार आमंत्रित हो, काफ़ी खाना पीना और सब चीज़। और तब कोई आदमी उसकी दाव पे लगाता था इज्जत को, बोली एक तरह की। हाँ। तो जो सबसे ज़्यादा दे दे वो लड़की तब तक उसके साथ रहती थी। 1 दिन 2 दिन की दे, 3 दिन का दे, जो भी दे, तब वो उसके साथ रहती थी। कई बार पुराने ज़माने में तो ये भी हुआ कि फिर वो उसी की होकर रह गई। हाँ। उस आदमी ने किसी और के पास नहीं जाने की, नहीं किसी ने, मैं तेरा खर्चा मैं दूंगा सब। मगर समय परिवर्तित हुआ और लोगों ने ऐसे मिथक बनाए, ऐसे झूठ बनाए कि छोटी लड़की के साथ सेक्स करने से एड्स नहीं होगा। ओ। और सब चीज़ें धराशायी हो गई, ना नथ रही ना कुछ रही। 14 साल की लड़की ऑक्सीटॉक्सिन दे के बड़ी की गई और फिर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में डाल दी गई। प्रेग्नेंट होने के बाद मैम क्या प्रेग्नेंट होना बहुत ज़रूरी होता था या? पहली बार ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा छीनेंगे माँ तो माँ है, मैं हूँ या कोई और हो। अपनी माँ को तो बच्चे को छोड़ के तो माँ कहीं भी नहीं जा सकती। क्या प्रेगनेंसी के टाइम भी उनको सेक्स करना ज़रूरी था? पूरा टाइम। पूरा टाइम। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पे भी उनको सेक्स करना पड़ता है। कहते हैं इस समय कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्लेजर होता है। बहुत सारे मिथक हैं जो खुद अपने ढंग से गढ़ लिए लोगों ने, जो खुद अपने ढंग से उनको वस्तु मान के कोई औरत 7-8 महीने उनके रहने की जो होती थी, टॉयलेट, वॉशरूम, वो कुछ नहीं है। टॉयलेट होता है बहुत गंदा, आप खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट के लिए, बहुत गंदगी है। खुले में नहाना है, पर्दे डला हुआ है, वहीं नहा लो, चबूतरे पे वहीं खा लो, वहीं पे यूज्ड कंडोम फेंक दो, बहुत गंदगी है। आप 5 मिनट रुक नहीं सकते, 5 मिनट नहीं रुक सकते कि आप यहाँ खड़े हो। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं पैर कहाँ पे रखूँ। कुछ साफ़ सुथरे हैं, पूजा पाठी भी हैं, कुछ ठीक ठाक से रखती हैं। अच्छा। लेकिन कुछ तो बेहद बदहाल है, बहुत, बस कुछ नहीं है। मैम सबसे बड़ा सिस्टम में सबसे बड़ा लूप होल क्या है? अगर इनको लेके कहूँ तो सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि वो इनकी तरफ से आंख बंद किए हुए हैं। और वो देखिए, कानून का भी पालन नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि आईटीपी एक्ट को तो उठा के पढ़ लो एक बार, उसमें तो साफ लिखा हुआ है हर चीज़। इनके पुनर्वास की भी बात है, इनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके भी बात है, इनके कब इनको छेड़ना कब नहीं छेड़ना ये भी बात है। तो कोई बिल्कुल भी नहीं चाहता। नेता बनते हैं लोग, बड़े उस पर आ जाते हैं, विधायक हो जाते हैं, मेरे ही शहर के एमपी हो जाते हैं ये कि नहीं है पता नहीं, कभी दिखते ही नहीं है। मैम यदि आपको इस चीज़ को लेकर लॉ चेंज करने का मौका मिले तो सबसे पहला लॉ आप चेंज क्या करोगे? देखिए, मैं सबसे पहली तो बात ये है, जबरन अगर कहीं है, ज़बरदस्ती है, उसे तो मैं छोड़ना नहीं चाहती। ठीक। मैं आज भी नहीं छोड़ती हूँ। मैं सच कहूँ, मैं थप्पड़ भी लगाती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं मारती। मुझे लोग कुछ भी कहें, मैं गंदी गालियाँ भी देती हूँ। जो भी मुझे जितना वो एक देंगी मैं 4 उनको देती हूँ। लोग कई बार कहते भी आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकते हम, तो मैंने कहा इनसे भी मत करो कि बिना गालियों के मुझे लड़की दे देंगे। सही बात है। हैं? हाँ। मैं ये मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं, मेरी साड़ी फाड़ रहे हैं, ब्लाउज पीछे से फाड़ रहे हैं, वो दिख नहीं रहा, तो मैं बिना गाली के माँ बहन की देती हूँ। मैं मना नहीं करती इस बात से। वो मुझे देती है, मैं उन्हें देती हूँ, बहुत गंदी गाली। क्योंकि अगर मैं पुलिस से पूछूं कि आप इनको क्यों मार रहे हो, तो बिना मारे बता रहा है, नहीं बता है ना। तो एक वो बिना, वो कहेंगी अरे ये तो मेरी लड़की है, मेरी बहन की लड़की है, मेरी मासी की लड़की है ये। हाँ। और वो बेचारी कैसे बोलेगी? वो कहेगी, वो तो मुझे सब कुछ बता चुकी है अब से पहले। मैं तो काउंसलिंग में बहुत टाइम लेती हूँ बच्चियों के साथ, ये तो मुझे बता चुकी है। तो तुम लाख कुछ भी कहती रहो, मैं क्यों सुनूंगी तुम्हारा। तो मैं तो केवल ये बदलना चाहती हूँ कि ज़बरदस्ती कोई ना। हाँ, मैं मर्जी से, मैं किसी को मना नहीं कर रही। एक कैसे समाज में जी रहे हैं हम, देखिए सुनील जी। हाँ मैम। एक महिला शादीशुदा है। हाँ बिल्कुल। और उसका, चलिए पति थोड़ा ऐसा ही है, क्या है, मैं परिस्थिति सोचती हूँ,
उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, ठीक है, उसको इतनी गंदी नज़र से देखा जाता है, तो बड़ी खराब औरत है, घर तोड़ने वाली औरत है, बिल्कुल। अरे इसका तो दूसरे आदमी से संबंध है, इसके तो दूसरे आदमी के पास जाती है, ये कहेंगे। हाँ बिल्कुल कहते हैं। और जो लड़की वहाँ खड़ी हैं, जो पोल्स पे खड़ी हैं, जो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, जो स्कॉट सर्विसेज दे रही हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उनके लिए आपके पास शब्द ही नहीं है। वो माई बॉडी माई चॉइस कह रही हैं, एम ए प्राउड रंडी कह रही हैं, बिल्कुल। तब आपकी ज़बान नहीं खुलती है। एक औरत मर के जी रही है कि ठीक है, वो मान रही है कि मुझे इससे प्यार हो गया, बिल्कुल मैं अब सही। क्या करूं? फिर भी आप उसे इतना, फिर भी वो आपके बच्चे पाल रही है, आपके घर में रह रही है, आपके साथ सो रही है, और आप उसे फिर भी इतना जलील कर रहे हैं। उनको नहीं कर रहे, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं। इस दुनिया में किसी उस जो हाशिए पर जी रहे हैं उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है कहीं भी। मैम जैसे आप ऐसी जगह बहुत बार जाते हो और वहाँ जाके आप इसी जगह में जाके बैठते भी हो, हाँ, तो आप उनसे बात भी करते हो, हाँ, कई बार आप उनसे काउंसलिंग भी नहीं, करते वो मेरे हो। घर भी आती हैं। घर भी आती है आपके हाँ। काउंसलिंग। मैम तो आपको समाज किस नज़र से देखता है इस चीज़ को लेकर? जैसे बिकॉज आज तो हम समाज में होता है ना कि जब हम कोई ऐसी बोलते हैं ना कि जब आपके आसपास का सर्किल सही नहीं हो, जैसे सपोज को कोई शराबी के पास खड़ा है तो बिल्कुल। उसको भी बोलेंगे कि भैया ये शराब पीता होगा। मैं एक उदाहरण यदि से पान की शॉप पे कोई खड़ा है तो वो भी सिगरेट पीता ही होगा। ये बात मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगी। मैं बेसिकली देहात से हूँ, हाँ विशुद्ध गांव से हूँ, हाँ मायका भी ससुराल भी। मेरे गांव के एक सज्जन रिश्ते में, तो मतलब मेरे गांव के नहीं, मेरे इन-लॉज के गांव के रिश्ते में ससुर का नाता था, और उन्होंने एक दिन आके मुझे कहा, भाई अकेले सब काम करती रहेगी, एक दिन एक रेस्क्यू में हमको भी लेके चल। ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड था। मैंने कहा आप जाओगी नहीं? अरे उनके कह के तो देख दो बेटा। मैंने खैर उन्हें अगले दिन मौका आ गया, मैंने कहा जाओ। वो आए, और मैं खुला कहती हूँ कि वो रेस्क्यू मेरा केवल उन्हीं की वजह से सफल हुआ, क्योंकि मैं तो देख देख कर थक चुकी थी, कहीं नहीं मिल रही लड़की, दीवारें बजा ली थी, सब चीज़ कर लिया था, कोई नहीं। उनकी निगाह गई कि छत पे बाकी टाइल्स जो पत्थर, राजस्थानी पत्थर होता है, वो एक लाल रंग के हैं और दो पे सफ़ेद पॉलिश की हुई है। तो उन्होंने कहा भाई ये कौन सा डिज़ाइन है, मैं तो इसे तोड़ूंगा। वो पुलिस वाला भी चिल्ला लगा, इसे क्यों तोड़ोगे, इसे क्यों तोड़ोगे? उन्होंने कहा भाई मैं बनवा के भी जाऊँगा, मैं कोई टटपुंजी आदमी थोड़ी हूँ, पूरी छत बनवा के जाऊँगा, इसकी टूट गई तो। और उन्होंने जैसे वो हाथ लगाने ही वाले थे कि वो तो खुद ही हट गए पत्थर, क्योंकि वो तो ऐसे ही जमा रखे थे। 3 लड़कियाँ निकली अंदर से, हमें एक लेने गए थे, और सांस नहीं आ रहा था लड़कियों को, क्योंकि वो टांड जिसे कहते हैं इस तरह का था, वो दुछत्ती बना रखी थी, उसमें कोई रेड हो तो लड़कियाँ उसमें छिपा दो। तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड था वो, कि मेरे साथ वो आदमी गया, और जिसे बड़ा दबंग और बहुत बदतमीज़ मानते हैं, वो किसी को भी पीट दें, किसी को मार दें, और वो मेरे साथ गए। तो मैं उनकी थैंकफुल हूँ। मैं इसी को बहुत बड़ा समझती हूँ। या मैं शुरुआती दौर में, मेरी मात्र 28 साल की उम्र थी, और जब मेरे वो जो ससुर नाते में थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अगर यहाँ काम ही करना तो मैं तेरी एक संस्था रजिस्टर करा दे रहा हूँ। इसका मतलब उन्हें मुझ पर भरोसा था। मुझे आज तक, मैं कभी भी आप आके देखिए, मेरे गाँव में, मेरे देहात में, मेरे हर जगह मुझे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और बहुत इज्जत के साथ की भी कोई बात हो जाए तो चलो हम उनसे कह रहे हैं। मेरी उससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सबको पता था कि कितने दिल से और कितनी लगन से ये करती है। उस समय किसी को नहीं देखती, किसी की नहीं सुनती उस समय। बस ये मेरा रिवार्ड है। कोई इतने अवार्ड मिले, इतनी सब चीज़ मिले, मुझे उनका कभी कोई वो नहीं हुआ। लेकिन मेरे सबसे बड़े रिवार्ड यही हैं कि जब मेरा बेटा मुझे कहे या मेरी बेटी मुझे कहे, मम्मी वो ऐसे कह रहा था तुम्हारे लिए, तो मुझे अच्छा लगता। बस यही मेरा रिवार्ड है सबसे बड़ा। अच्छा मैम, यदि कोई फैमिली या कोई भी लड़की ऐसी सिचुएशन में फंसी हो तो उसे क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक मैं बात आप लोगों के जरिए जो मैंने अभी तक नहीं की, एक ग्लोबल सिग्नल है, वो हमें सबको देखना चाहिए। आप समझिए, पता नहीं आप लोग देख रहे हैं नहीं, कि एक ग्लोबल सिग्नल है कि अगर है तो आप अगर फंस रहे हैं और कहीं आप नहीं कह सकते तो आप इसको ऐसे करिए। अच्छा, ये बताइए। हाँ, सब ये ग्लोबल सिग्नल है। हाँ। आप इसको अंगूठा ऐसे रखिए, इसको ऐसे करके बताइए, तो सामने वाला समझ जाएगा आप खतरे में, और ये ग्लोबल है। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड है इस समय। ठीक, इसको आप फॉलो करिए। बिल्कुल। सब माँ बापों को मैं कहती हूँ अपने बच्चों को बताइए। हाँ, बिल्कुल। आप जरा से भी खतरे में, आप क्लास में भी खतरे में, कोई टीचर भी आपको अगर टीज कर रहा है, हाँ, परेशान कर रहा है, तो आप ऐसे भी करके बैठे बैठे भी करेंगे तो पता लगेगा। तो आप करिए।
जी बिल्कुल, ये ग्लोबल सिग्नल है। ये ग्लोबल है। ये सारी हमारी ऑडियंस अभी देख रही है। हाँ, और ये ग्लोबल प्लीज़ सिग्नल आप जितने भी पेरेंट्स इसको पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जितने भी हमारी फैमिलीज इस पॉडकास्ट को देख रही है, मैम जो बता रही है कि ये एक इमरजेंसी सिग्नल है। हाँ। जो हम किसी और भी उनके इमरजेंसी लिए भी है फंसे हो। ये दूसरे के लिए जो देख रहे हैं, हाँ, ये उनके लिए भी। अगर कोई बच्चा या बच्ची ऐसा करता हुआ दिखती है तो आप तुरंत उसकी मदद के लिए तत्पर हुई है। ठीक है। पुलिस को फ़ोन करिए, खुद से एक्ट करिए, उनके साथ उन पर अटैक करिए जो उसके साथ कर रहा है, लेकिन बच्चे को बचाइए। राइट वे। सो आज ये बिल्कुल आप समझ पा रहे हो जो मैम ने जो बताया, सिग्नल बताया, हाँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाँ। कि हमें ये सिग्नल को समझना पड़ेगा। हाँ। हाँ। सो मैम आप बता रहे थे कि हाँ, ये आपने बताया कि इस तरह से ग्लोबल सिग्नल, जो मेरा हाँ। क्वेश्चन था आगे कि सिचुएशन में फंसे हो तो आगे क्या क्या स्टेप देखिए, लेना पहले तो चाहिए। इस सिग्नल को जरूर हाँ। हर बच्चे को जानना चाहिए कि ये सिग्नल जरूर करें। ठीक है। और फिर भी अगर उसको नहीं कोई देख पा रहा है, हाँ। उसको आसपास कोई नहीं दिखा, उसका एक पता है, इस ग्लोबल सिग्नल का केवल यही नहीं होता कि ऐसे करें। या आप जा रहे हैं, कोई आपको लेके जा रहा है, हाँ। लेकिन उसने कहा कि बिल्कुल सीधा चल, पीछे कुछ लगा रखा है आपके, हाँ। है ना, वो अगर नहीं, लेकिन सामने वाले से वो कोशिश करें कि आई कांटेक्ट करें। हाँ। आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें और फिर वहीं से करना शुरू कर दें ऐसे, ठीक है। तो वो देखेगा, जरूर पलट के कि ये मुझसे कुछ कहना चाह रही थी या है। कहना चाह रहा था कोई बच्चा। छोटे से बच्चे को बताइए, जैसे हम कहते हैं ना गुड टच बैड टच, हाँ, उससे good touch, बेटर है कि आप ये ग्लोबल सिग्नल बताइए बच्चों को, ठीक ये है। क्या है, इसको आप जरूर बताइए। दूसरा ये है कि अगर कोई बच्ची इस तरह की सिचुएशन में किसी लड़के के साथ आके फंस भी गई है, बड़ी स्पष्ट है, आप 112 पे फ़ोन नहीं कर सकते, आपके पास फ़ोन नहीं है, आप नहीं कर सकते 112 पे, आपको सुनेंगे भी नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं सुनता है, आप किसी को ना करें। और मैम वो 112 है, वो जो मेन वहाँ जाता है वो लखनऊ। हाँ, लखनऊ बहुत लंबा हो वो जाता है। बहुत लंबा हाँ, होता मतलब है, आपके क्योंकि अलग-अलग, हाँ, वो हाँ। वहाँ नहीं, आपके शहर में नहीं जाएगा वो कभी भी, ना, और कभी उस पर वो कार्रवाई होते होते वो बहुत दूर हो जाता वो है, बहुत दूर आ जाता हाँ। है, तब तक वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, जैसे मैं कॉलेज की लड़कियों को कहती हूँ कि आपके हर किसी के हाथ में मोबाइल है, आप अपने मोबाइल, अगर किसी ने आपके साथ जाती की और जरा से वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप मोबाइल उसकी आंख में मारिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आपसे एकदम तो वो मोबाइल छीन नहीं रहा, आप रोकेंगे, खुद को ऐसे करेंगी, लेकिन वो ना करके आपने मोबाइल लिया, उसके सीधे आंख में मारा, जब तक वो आंख करे आप भाग जाइए। इसके अलावा आप हर कोई बैग पीछे लटकाता है, बैग का बड़ा सिस्टम है, उसमें सारी आपकी किताबें, सब चीज़ें, आपने एक से आप ऐसे करके चलते हैं बैग को, सारे बच्चे जाते रहिए उंगली डाल रखे, 1 सेकंड में सिर से उतारिए, उसके सीधे मारिए, एकदम से सीधे मारेंगे तो सामने वाले से आप बच पाएंगे, छूट जाएंगे। जब तक वो कोशिश करेगा कि अचानक क्या हुआ, ये सडन अटैक्स हैं, इनको अचानक वो देखेंगे। और मैं ये केवल आपके ज़रिए मैं उन तमाम कॉलेजेस से भी कहना चाह रही हूँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपनी बच्चियों को, बच्चों को भी सिखाइए, लड़कों को भी। ऐसा नहीं है कि लड़के खतरे में नहीं हैं, लड़कों को भी सिखाइए। छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, मासूम बच्चों के साथ हो रहा है, उनको ग्लोबल सिग्नल दिखाइए कि आप बस में हैं, कोई बस वाला कुछ कर रहा है तो आप बाहर निकाल के ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा करके देखिए इसको। और हम थोड़ी देर में हम ऐसे भी एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं इस ग्लोबल सिग्नल को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर्स और पम्फलेट्स और इनके ज़रिए। लेकिन मैं हर किसी से ये आपके ज़रिए कहना चाह रही हूँ कि हर कोई इस तरह के सिग्नल को बताए। एक है, ये माउथ टू माउथ भी है, सही कि बात है। आपको पता लग गया, आपने बराबर वालों को बता दिया, बच्चों को बता के रखना, कहीं भी हो तो ऐसे सिग्नल को करें। या बड़ों को भी बताएं, भाई कोई बच्चा ऐसा करता हुआ दिखाई दे, बड़ा भी करता दिखाई दे, तो उसकी मदद के लिए तुरंत करें, एकदम से खड़े हो जाए, कोई मदद मांग रहा है आपसे, तो ये एक मदद मारने का, इसको बहुत तेज़ी से लोकप्रिय भी हो रहा है, ये लोग जान भी रहे हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ कम है, राइट है ना। तो उसको आप सब फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट। पेरेंट्स को लेकर क्या वार्निंग होनी चाहिए मैम, क्योंकि बहुत सारे आजकल आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी गर्ल्स, उनकी बच्चियाँ ऐसी मतलब इस तरह की सेगमेंट स्कैम में फंस रही है। ये स्कैम बोलूँगा मैं एक तरह से, स्कैम ही है ये स्कैम में फंस रही है। और जब वो इतनी लेट हो जाती है कि वो बता भी नहीं पाती उस स्कैम से बाहर निकलने को लेकर। देखिए, एक तो ये हमने जो छोड़ दिया है, बचपन से हम बच्चों को पहले कहते थे, माँ कहती थी, लड़की तो खासतौर पर माँ के सीने पे, हाँ, माँ के सीने पे आप उसको पास रखिए, डांटना भी सीखिए। ये किसने बताया कि हम अपने बच्चों को ना डांटें? ये किसने अधिकार दे दिया बच्चों को कि ये तुम डांट नहीं खाओगे? मैं तो बराबर डांटती हूँ, मैं तो आज भी डांटती हूँ। मेरी शादीशुदा बेटियाँ मेरी अभी छुट्टियों में आ रही थी और मुझे कह रही, मम्मी टॉयलेट तो जाने दिया करो। तब भी चिल्लाती हो, कहाँ चली गई, अब हम शादीशुदा है, मगर मैं तो चिल्लाती हूँ, कहाँ हो भाई, मुझे खतरा हो जाता है। कैसे भी सोचो, छोटा सा बच्चा बाहर जाएगा, मुझे डर लग रहा है, तो क्यों नहीं आप क्यों नहीं आ रहे आगे? अपने बच्चों को बचपन से ये कहिए कि हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए भी, मगर थप्पड़ लगाने के लिए भी हैं। आज मेरे से बहुत सारी माएँ कहती हैं कि हम तो बच्चे कमरे में भी नहीं घुस सकते, जैसे वही माँ कह रही थी कि मेरे कहने से बच्ची रुकने रही, बंगलौर जा रही है पढ़ने के लिए। तो क्यों नहीं आप उसका कमरा क्यों नहीं देख सकते?
अब मैं छोटा से उदाहरण से बताऊंगी कि हम छोटे नहीं थोड़े ग्रोन अप हुए तो हमारे हर शनिवार को हमारा बैग झाड़ देती थी हमारी मम्मा। हमने पूछा, ये क्यों झाड़ती हो रोज़, गंदा थोड़ी ही है? और कुछ ना, ऐसे ही देखती हूँ। फिर मैंने एक दिन मैं समझ गई, मैंने कहा तुम लव लेटर के ज़माने थे, मैं कोई लव लेटर ढूंढ रही हो? बोले हाँ पक्की बात है, हर शनिवार को देखती हूँ कोई लव लेटर तो नहीं छुपा पड़ा इसमें किसी के साथ में। तो ये आप मोबाइल चेक नहीं आज करते? मोबाइल चेक का होता है? मैं लड़कों का करती हूँ, तो मैं तो नहीं ये इस बात से पीछे हटती। कहिए ना, अब देखिए आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं ऐसे बच्चों से बहुत से मिल रही हूँ और सब बड़े सोफिस्टिकेटेड से लगते हैं। क्या ये मोबाइल में लगे पड़े हैं अभी? मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी, उन्हें देखो, बिल्कुल है ना, उन्हें देखो। माँ बाप डांट रहे हैं, अगर एक लिमिटेड टाइम कर दो, बेटा इतनी देर देख लेना, और पढ़ रहे हो तो पढ़ो, हम भी देखेंगे क्या पढ़ रहे हो। बैठो बच्चों के साथ, बात करो, कन्वर्सेशन नहीं रहा, है ना, बात करो, इतनी बातें करो कि बच्चे को लगे कि आज बात ही नहीं हुई मम्मी से। क्या बात हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी की तबीयत खराब है? सही बात है। ऐसा नहीं पापा आज लेट हो गए, बात नहीं हुई। बात करो, कोई एक टाइम फिक्स कर लो, शाम के खाने का कर लो। चलो सुबह तुम भी जल्दी में, हम भी जल्दी में, आज जो शाम का खाना एक साथ खाएंगे। कोई टाइम तो माँ बाप फिक्स करें जहाँ बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करें और दोस्त बने। मैं फिर कह रही हूँ, माँ बाप दोस्त बने, ताकि अगर बच्ची भटक रही है, किसी के साथ अफेयर में है, तो आपसे आके कह सके कि मम्मी मुझे उस लड़के से प्यार है। और मम्मी को कहना है कि बुला लो बेटा, बात करेंगे, अच्छा लड़का हुआ तो कैरियर बनाने के बाद शादी कर देंगे तुम्हारी, हमें तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। और अगर वो अच्छा लड़का है तो आएगा आपके घर, बैठेगा, आपकी मौजूदगी में पढ़ेगा और चला जाएगा। लेकिन अगर अच्छा नहीं होगा तो वो कहेगा नहीं तेरे घर वाले मुझे फंसा रहे हैं, चल बाहर जाकर पहले शादी करेंगे बाद में आएंगे। माँ बाप आपके दुश्मन नहीं हैं, और माँ बाप को भी सोचना होगा ये आपकी औलाद है, आपके रक्त बीज से बने हुए हैं, तो इनको सुरक्षा देना भी आपका ही काम है। राइट, सचेत हो जाओ। और मैं तो फिर एक बात पीयूष मिश्रा की कहती हूँ कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। राइट है। और अब भी नहीं बचा सके तो आप लोग आखिरी पीढ़ी होंगे जो विनाश होते हुए देखेंगे अपनी से अगली पीढ़ी का। वापस लौटने का समय है ये, बस। क्योंकि मैम अब मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरह का फ्लो चल रहा है, जो कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं पे एक स्टेप अहेड हो गया। जब आप बात करते हो, जब हम बात करें सेक्स वर्कर को लेकर, अब वो कन्वर्ट होके कहीं ना कहीं सिचुएशन चेंज हो रही है। एस्कॉर्ट सर्विस हो गई, वो एस्कॉर्ट हो गई, वाइफ स्वैपिंग्स हो गई है ना, वो जिगो हो गया, जिगोजी हो गया, है ना, और वो और भी ऊपर जाके सब वो वाली चीजें हो रही है, जो कहीं ना कहीं पे मान के चले एक प्लेजर के लिए काम हो रहा भी है, प्लेजर के लिए हो रहा है। ऐसा क्या हो गया है? और दूसरा कहीं ना कहीं पे मैं दूसरा देख पा रहा हूँ, प्लेजर के साथ साथ मैम एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं पे हमारी नीड्स बढ़ गई है। नीड्स, हमें एक लग्जरी बहुत ज़्यादा होने लगी। नहीं, ये नीड्स नहीं है सुनील, ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है। हमारी फ्रस्ट्रेशन, वो काम का प्रेशर, वो पढ़ाई का प्रेशर, कुछ आगे करने का प्रेशर, ये हमें फ्रस्ट्रेट कर रहा है। फिर जब हम कुछ नहीं कर पाते तो ये सब करते हैं, ऊट पटांग चीज़ें। और नहीं मैम, कहीं ना कहीं पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि हम एक कंपटीशन में बहुत जा चुके हैं। जैसे मेरा सपोज करो पड़ोस वाला या कोई है, उसने एक 80 लग्जरी गाड़ी ले ली, मुझे लगता है कि मैं कैसे लूँ उसको, मैं कैसे लूँ, अब मैं कैसे उसको करूँ। यदि सपोज करो बाहर आज मैम इतने यंगस्टर्स बच्चे बाहर रह रहे हैं, कहीं पे रह रहे हैं, सैलरीज मिल रही है, लेकिन सैलरीज में खर्चे नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं पे वो ढूंढते कि यार अब इससे तो पैसा कैसे कमाया जाए, क्या ऐसी चीजें कराया जाए। हर चीज EMI पे लेने की हर चीज, तो कहीं ना कहीं पे अब इतने खर्चे, यदि सपोज करो एक नाइट के अंदर उनको 50,000 रुपये 60,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या लगता है यार ये तो बहुत अच्छा है, 50-60,000 रुपीज हमको मिल रहे हैं। एज ए मेल आल्सो वैसे कम कर रहे हैं, फीमेल आल्सो ऐसी कर रही है, इस तरह से एस्कॉर्ट सर्विसेज चालू हो रही है। तो मैम वो अब जो सेक्स वर्कर का काम था वो एक बहुत हाई प्रोफाइल का काम, हाई प्रोफाइल हो गया, ये बिल्कुल हाई प्रोफाइल हो गया। देखिए मुझे अभी लोग कहते हैं कि आप, अभी किसी ने कहा मुझे कि टैक्सी, किसी पॉडकास्ट है, टैक्सी से आप क्यों आती हो? मैंने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है। बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इसका बेटा इतना बड़ा। मैंने कहा सुनो, पहली बात बेटा बेटे की अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, और उससे बड़ी बात यह है कि कभी कभी मेरे खतरे भी देख लिया करो। हाँ बिल्कुल। ये भी देख लिया करो ना कि मुझे फॉलो कौन कौन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, कौन लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे चले, पता लगा तुम तो मेरा इंतजार कर रहे हो और मुझे वहाँ मार दिया, नहर पे मार के डाल दिया, उतना भी देख लिया करो। तो इसलिए मैं बदल बदल के टैक्सी करके आती हूँ और अलग अलग रूट से आती हूँ। सही बात है, सही बात है। मैम थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा। एंड आज हमने जो बातें करी मैम, जो आपने बताया कि आज रियल में एक वो साइड है समाज का जिसे हम देखना नहीं चाह रहे, एक वो साइड है जहाँ समाज केवल सबको देख रहा है, चीज़ें देख रहा है।
तो मैम मैं लास्ट में आपसे इतना पूछना चाहूँगा कि आज बहुत सारी इस पॉडकास्ट को लोग बात देख रहे हैं और रियल में वो कहीं नहीं कहीं पे कनेक्ट कर पा रहे चीज़ों को लेकर और ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फंसे हुए भी होंगे इसी सेक्स वर्क में, बाहर निकलना चाह रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे होंगे कि वो हमें कहीं मिल जाए और हम रास्ते से उससे निकल पाए। मैम तो क्या आप समाज को मैम एक मैसेज दीजिए कि उनकी वो कैसे हेल्प करे, किस तरीके से हेल्प करे? ये समाज के लोगों से मैं एक बात कहूँगी, आप हेल्प करें ना करें, अगर कोई बच्ची या बच्चा आपसे खतरे में आपसे ये कहता है कि आप सपोज करिए वो कहीं बिहार में फंसा है, वो कहीं कलकत्ता में फंसा है और वो ये कह रहा है कि साहब मैं तो यूपी से हूँ, मुझे किसी भी तरह बचा दो, मुझे इन्होंने किया। आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे रेलवे स्टेशन जाएँ, रेलवे स्टेशन पे जीआरपी है, आरपीएफ है, आप उनको जाएं, वो आपको 100% मैं एश्योर करती हूँ, आप मुझे भी कॉल करें, उनको मैं भी कॉल करूँगी, 100% एश्योर करती हूँ कि वो उस बच्चे को, उनकी लिमिटेशन है, वो प्लेटफॉर्म तक सीमित है, वहाँ बच्चा लेंगे और आपके डेस्टिनेशन पर छोड़ देंगे, वहाँ से कहिए कि अपना बच्चा कलेक्ट कर लें। राइट वे, बड़ा सीधा सा है ये, पर एक बच्चे की मदद करने के लिए जरूर देखिए कितना सुकून मिलता है, आपको लगेगा ज़िंदगी पाली। बस दूसरी बात मैम, ऐसे बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी हमारी है ना, कहीं ना कहीं पे हमारा कोई अपना खो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर खो गया है, देखिए मुझसे अभी भी करते हैं लोग संपर्क, बिहार से भी किया हुआ है एक लोगों ने, कुछ ने अभी आज सुबह एक महाराष्ट्र से रास्ते में किया। मैं जो खो गया है जिनका बच्चा, आपके पास सबसे अच्छा रास्ता है, मैं उन लोगों को भी कह रही हूँ और किसी को जिनको खोया हुआ मिलता है मैं उनसे भी कह रही हूँ, खो गया या किसी ने फंसा के उनको बेच दिया हो कहीं पे। दो बातें हैं कि अगर किसी को ऐसा लगता है किसी ने कोई फंसा हुआ देखा है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो केवल इतना कर दे कि उसके हाथ को एक बार ले जाके आधार सेंटर पर रखा दे, सब खुल के आ जाएगा वो बच्चा कहाँ का है, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, और वो उसके पास नहीं है आधार कार्ड, उसका कुछ नहीं, लेकिन बना तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि अब हिंदुस्तान में नहीं है किसी का, उसका मिल जाएगा। जिस उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ कि एक छोटी बच्ची खोती है 3-4 साल की, और ट्रेन में बैठ जाती है ना जाने कैसे, और बरेली से चलती है तो मेरठ आ जाती है, मेरठ वो लोगों ने उतार के साहब ये बच्ची यहीं से रोती आ रही है, पता नहीं कहाँ की क्या है, लिया उन्होंने, हमें बुलाया कि मैडम क्या करें, बच्ची बता नहीं पा रही कुछ, मैं कुछ मत करो, मैं आधार सेंटर ले जाती हूँ, मैं वहाँ लेगी, मिनट भर में लड़की का सारा डिटेल आ गया कि ये है। हमने वहाँ फ़ोन किया, मैं कहा भाई ये बच्चा, तो उन्होंने कहा जी हाँ हमारी तो बच्ची खो गई, हम तो मर जाएंगे, एक ही बच्ची है, यही बच्ची है, मिल गई, 10 मिनट नहीं लगे इस सब काम में, जबकि 48 घंटे हो गए थे उस बच्ची को ट्रेन में सफ़र करते करते। तो ये बहुत अच्छा रास्ता है आधार कार्ड का, आप नया बनवा नहीं सकते, पुराना अगर आपका है तो आपके हाथ लगते ही उस सारी डिटेल आपकी उस पर आ जाएगी स्क्रीन पे। तो कोशिश करके देखिए, कोई छोटा बच्चा भी सूरता दिखाई दे, अधनंगा सा दिखाई दे, लड़की दिखाई दे, जिसे लगे आपको खतरे में, तो एक बार देखिए उसका कहाँ घर है, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। और बहुत सारी मैम हमारी बहनें जो इस काम में जा चुकी है एज ए सेक्स वर्कर को लेकर, मैम उनको आप कुछ ऐसा एक मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने मैम उनकी इंटरनल को समझा है। बिल्कुल, तो मैं तो ये कह रही हूँ केवल जो स्वेच्छा से भी कर रही हैं, ये आपकी इच्छा कि आप प्राउड रंडी बनना चाहती हैं या आप माई बॉडी माई चॉइस कहना चाहती हैं, मगर फिर भी मैं ये कहूँगी कि बॉडी बहुत दिन की नहीं है। कबीरदास जी कह गए मत कर माया का अभिमान, मत कर काया पर अहंकार। तो काया का कोई वो नहीं है, ज़रा सा झोंका लगा तो ख़त्म हो जाएगी, लौट आओ अपने घर परिवार। सेक्स ऐसी चीज़ नहीं है, आप शादी करोगे तब भी आप सेक्सुअल रिलेशंस में रहोगे, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए, और पैसा ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको सोने की रोटी खाने को देगा। शाम को आप रोटी खा के सोएंगे, सुबह प्रभु सबको उठाते हैं भूखा, सही बात है, लेकिन सुलाते किसी को नहीं। जो सड़क पे पड़ा हुआ है वो भी भूखा नहीं सो रहा है, वो भी कैसे न कैसे अरेंज कर लेता है। तो आप इतना करो कि लौट आओ, बस मैं तो इतना ही कहूँगी, कुछ नहीं रखा इस ज़िंदगी में। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट को आप एंड तक देखने के लिए। एंड मैम ने आज जो बातें बताई है इट्स रियली कि मैं भी कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, बस इतना सा कहना चाहूँगा, इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोग बाग कहीं ना कहीं पे चीज़ें जान पाए, है ना, कि किस तरीके का एक समाज है हमारा, जिससे हम समाज को देख रहे हैं, और मिलकर आगे बढ़कर इस समाज की हेल्प कीजिए। ऐसे लोग जो है जो फंसे हुए हैं वाकई में, उनको निकालने में हेल्प कीजिए, क्योंकि एक घर हमारा अपना होता है और एक घर हमारा होता है, हमारे देश का एक घर होता है हमारा, जिसे हम मानते हैं। तो दोस्तों कहीं नहीं कहीं पे जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो मुझे लगता है कि मैम ने बोला कि मैं एक दिया भी नहीं जलाती, वाकई मैम मैं आपसे बात से कनेक्ट करता हूँ कि सबसे बड़ा दिया आप जो जला रहे हो वो इससे बड़ा कोई दिया हो नहीं सकता आज। तो वंस अगेन दोस्तों थैंक यू सो मच, और इस
आप मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे ऐसे गेस्ट से मैं आपको मिलाऊंगा जो वाकई में बहुत बड़ा काम कर रहा है। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ। मैम के साथ कुछ सीखने को आज जो मिला है मुझे, रियली थैंकफुल मैम। थैंक यू बेटा।